हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कल क्या शुरू कर लिया था अपन ने? आधुनिक राजस्थान, है ना? बताओ, देखिए 1803 में कौन कौन सी रियासतें संधिया कर ली थी? गवर्नर जनरल कौन था उनका? 17 में कौन कौन करते हैं? बाकी सारी रियासतें। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये संधियों पे साइन कौन करके गया? चार्ल्स मेटकॉफ। दक्षिण राजस्थान वाली रियासतों में सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? कब की थी? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। पूरे राजस्थान का रेजिडेंट क्या कहलाता? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। वो कहाँ रहता था? दिल्ली में। पहला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलोन। एजीजी का ऑफिस अजमेर कब बनाया गया? और पहला एजीजी कौन था अपना? अब्राहम लॉकेट। नहीं बताया था? अब्राहम लॉकेट कौन था अपना पहला एजीजी? 45 में एजीजी मुख्यालय कहां भेज दिया गया? और 64 में अजमेर आबू के लिए कितनी व्यवस्था? क्रांति के टाइम राजस्थान में छावनियां कितनी थी? कौन कौन सी? नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर। और कौन सी दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई? क्रांति के टाइम अपना एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अपनी क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? कितनी तारीख को? कौन सी इन्फेंट्री दो अंग्रेज अधिकारियों को मारती है? नाम बताओ उनके। न्यूबेरी और स्पॉटिसफुड। दो घायल होते हैं, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। एक को पैनिक अटैक आ गया था, कर्नल पेनी। और उसके बाद में आपके वो सारे कौन सी इन्फेंट्री उनका साथ देती है? और सारे विद्रोही कहां चले जाते हैं? इतनी बातें पड़ी। अगले को नीमच। अगली छावनी लिख लो, नीमच। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, थोड़े थोड़े पोर्शन, जैसे दक्षिणी पश्चिमी भाग भरतपुर के टच करता वाला थोड़ा सा पोर्शन उधर आया करता था। क्या लिखा? हाँ, क्या करना है? इंडियन स्ट्रीम पढ़ोगे। सबसे पहले चलाए थे इंडो ग्रीक ने, सबसे शुद्ध थे कुषाणों के, सबसे अधिक थे गुप्तों के, पर नहीं लिखने। इंडियन स्ट्रीम पढ़ेंगे अपने अलग से। कौन सी छावनी आ गई अपने? नीमच। 28 मई को नसीराबाद में जैसे ही क्रांति होती है, ये समाचार नीमच के अंदर मिले क्या नसीराबाद के अंदर क्या हो गई क्रांति? तो नीमच में अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता, उसका नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट नाम के एक अफसर है अंग्रेजों का। और कर्नल एबोट को लगा कि यार अपने भी क्रांति हो सकती है यहाँ पे। अब क्रांति करने वाले सारे कौन थे? इंडियन सोल्जर। तो उसने सारे इंडियन सोल्जर का लो भाई बाहर आओ, लाइन बनाओ सारे। सबने लाइन बनाई, कहा सौगन खाओ, सबको बाबू की सौगन है, हमारे खिलाफ कोई क्रांति नहीं करोगे। बाबू समझते हो? मम्मी। बाबू मतलब होता है वो सोना बाबू नहीं है। वो सौगने खा खा के हो रखे हो आजकल, है ना? बाबू मतलब क्या है? मम्मी। तो बाबू की सौगन खाओ, हमारे खिलाफ कोई भी क्रांति नहीं। और अपने वालों सबने सौगन खाएगी, बाबू की सौगन है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति। जब ये सौगने खा रहे थे अपने वाले, तब वहां अपना एक फौजी था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? यूपी का फौजी था। कहाँ का था? और ये लाइन तोड़ के बाहर आ गया। मैं कसमें उसमें नहीं खा रहा। क्यों? तो कहा साहब कसमें तो आपने भी खाई थी। जब राजाओं के साथ में संधियां की थी, तब आपने कहा था कि आंतरिक मामले राजा के पास रहेंगे, बाह्य मामले किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास। और आपने कहा था कि राजा के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर हमें। और अभी क्या किया आपने थोड़े दिन पहले? हमारे लखनऊ के राजा थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था? उनको गिरफ्तार करके कलकत्ता बंद कर दिया। अंग्रेजों ने लखनऊ के नवाब को हटा दिया था। लखनऊ का नवाब कौन था? और अंग्रेजों का इसका शासन अच्छा नहीं, कुशासन है। क्या है यहाँ पे? बेड गवर्नेंस, कुशासन के आधार पे। तो उन्होंने कहा भाई अंदर के मामले तो राजा के, अच्छा बुरा हो तो राजा जाने, राजा का काम जाने। तुम कौन हो कहने को? तुम कौन होते हो ये कहने वाले? पर अंग्रेजों ने ये बात नहीं सुनी। अंग्रेजों ने किसको हटा दिया था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? हालांकि बेलखना ही था, हटाना ही चाहिए था। अंग्रेज कतई गलत नहीं थे, मतलब कुछ करता ही नहीं था। सारा दिन बैठा बैठा दो ही काम करता है, तो शतरंज खेलता, शतरंज का अच्छा प्लेयर था वो, और या सारा दिन बैठा बैठा डांस देखता। मतलब वो इतना निकम्मा था कि जब पकड़ने के लिए उसको आए थे, तो जैसे ही अंग्रेजों की फौज घुसी लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ पूरा खाली हो गया। और राजा के महल से लोग भागे, अंग्रेज पकड़ेंगे, अंग्रेज पकड़ेंगे। वाजिद अली शाह अकेला अपने सिंहासन पर बैठा था। तो अंग्रेजों ने जब पकड़ा, तो अंग्रेजों ने कहा नवाब सारे भागे, तेरे पास भागने का टाइम था, तू भागा क्यों नहीं? नवाब ने कहा कि मेरे जूते के फीते बांधने के लिए कोई नौकर नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा फीते हम बांध देंगे, तू खड़ा हो।
एक बार फीत तो तेरी पूरी उतारेंगे हम एकदम ले जाए। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई कैसा भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है, हमारा राजा कैसे हटा सकते हो? तो कौन से एक बंदे ने कस्में खाने से मना कर दिया था? मोहम्मद अली बेग ने। किसके सामने? लिखो, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था, या प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयल्टी बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। किसने? मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने। कौन सी छावनी में? बाकी अपने सबने सौगने खाई कि हाँ भाई हम सौगन खाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति नहीं। इन्होंने सौगने खाई 2 जून को। कब सौगने खाई? और 3 जून को क्रांति कर दी। कब क्रांति कर दी? का चीटिंग थी, चीटिंग की हमने तो हीरा सिंह के सामने। किसके किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह नाम का एक फौजी था, उसके नेतृत्व में क्रांति कर दी। लिखो, 3 जून को, 3 जून, 3 जून को, 3 जून हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्रांति की। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्रांति की। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्रांति की। सोल्जर्स रिवोल्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। किसके नेतृत्व में? नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये नीमच से निकल के आया अपने चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से निकल के आए भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में अपने एक रियासत पड़ती थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा रियासत पड़ती। शाहपुरा रियासत के राजा हुआ करते लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? और लक्ष्मण सिंह जी ने इन सैनिकों को कहा कि सैनिकों को तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो कौन से राजा ने समर्थन किया? लक्ष्मण सिंह। कहां के राजा थे? शाहपुरा कहां पड़ता है? देखो, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया। सपोर्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों का समर्थन किया। सपोर्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों का समर्थन किया। सपोर्टेड रिबेल्स। भीलवाड़ा से निकल के लोग आए टोंक। कहां पर है? टोंक। टोंक में अंग्रेजों की एक छावनी ऑलरेडी थी, देवली। कौन सी छावनी थी? और देवली छावनी में उन दिनों एक बटालियन थी, महीदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन थी? महीदपुर के सैनिक थे, महीदपुर बटालियन थी। इनको जैसे पता चला कि हमारे भाई बंधु उधर से क्रांति करते हुए आ रहे हैं, ये बाहर ही खड़े थे, तैयार ही खड़े थे। इन्होंने कहा भाई हम भी आपके साथ चलेंगे। तो कौन से सैनिक और इनके साथ में हो गए? महीदपुर बटालियन। कौन सी छावनी के थे? लिखो, देवली छावनी में, इन देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी में, इन देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी में, देवली कैंटोनमेंट, महीदपुर बटालियन के सैनिकों ने भी विद्रोहियों का, महीदपुर बटालियन के सैनिक भी विद्रोहियों के साथ मिल गए या विद्रोह में शामिल हो गए। लिख लो, महीदपुर बटालियन के सैनिक भी विद्रोह में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ महीदपुर बटालियन ज्वाइंट रिवोल्ट। महीदपुर बटालियन के सैनिक भी विद्रोह में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ महीदपुर बटालियन ज्वाइंट रिवोल्ट, महीदपुर बटालियन के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए, विद्रोह में शामिल हो गए, तथा सभी विद्रोही दिल्ली चले गए। एंड ऑल रिबल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। किधर मार्च किया सबने? तथा सभी विद्रोही दिल्ली चले गए। एंड ऑल रिबल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली चले गए।
क्या घटना है नीमच की? नीमच में सैनिक पहले तो कस्में खाते हैं। एक सैनिक कस्में खाने से मना करता है। कौन करता है? मोहम्मद अली बेग। किसके सामने? कर्नल एबो। 3 जून को क्रांति होती है किसके नेतृत्व में? नीमच से निकल के चित्तौड़ आए, चित्तौड़ से भीलवाड़ा आए, तो कहाँ के राजा ने सहयोग किया? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। वहां से टोंक गए, टोंक में छावनी कौन सी थी? देवली। कौन सी बटालियन के फौजी है? महतपुर बटालियन के सैनिक, वो भी इनके साथ में शामिल हो गए। सारे के सारे यहाँ से कहाँ चले गए? दिल्ली। अच्छा, नीमच वाली छावनी बनाई गई थी मेवाड़ के लिए। किसके लिए? भाई मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी है कि मेवाड़ की कभी लड़ाई हो तो कौन सहयोग करेंगे? अंग्रेज। या मेवाड़ की तरफ से कौन लड़ेगा? अंग्रेज। तो मेवाड़ की रक्षा के लिए अंग्रेजों की जो छावनी थी वो कौन सी थी? नीमच। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी रहता, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या क्या कहते? रेजिडेंट। तो मेवाड़ में उन दिनों जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था सोवर्स। क्या नाम था? सोवर्स नाम करके उन दिनों एक अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, कैप्टन सोवर्स नाम करके। सोवर्स को उदयपुर में समाचार मिले। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। उसे उदयपुर में समाचार मिले कि नीमच की छावनी में क्या हो गई? क्रांति। जब नीमच में क्रांति होती है तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मारा। अंग्रेजों को मारा तो वहां से 40 अंग्रेज भाग गए। कितने अंग्रेज भाग गए? और ये बेचारे वहां छावनी से भागे, वही नीमच से निकलते चित्तौड़ आएगा। अपने चित्तौड़ में गांव पड़ता था डूंगला। कौन सा गांव था? डूंगला नाम करके गांव पड़ता था। उस डूंगला गांव में किसान थे, उनका नाम था रुघाराम। क्या नाम था? तो वो सैनिक अपने सॉरी अंग्रेज वहां से भाग के आए। रुघाराम जी ने उनको भागते हुए देखा तो रुघाराम जी ने कहा रुक जाओ रे भाई रे। लुगाई टाबर थे बाबड़े, छोटे छोटे एकदम टाबर। तो कहा यहाँ रुक जाओ आप। अंग्रेजों ने कहा भाई आप तो नहीं मारोगे? रुघाराम जी ने कहा नहीं मारेंगे रे, लुगाई टाबरों पे क्या हाथ उठाना, बैठो आप। तो वहां पे उनको बिठा लिया, चाय पानी पिलाई आराम से। 100 वर्ष पीछा करता हुआ नीमच गया। नीमच गया, 100 वर्ष को पता चला भाई विद्रोही तो चले गए शाहपुरा की तरफ, पर अपने कुछ फौजी सॉरी अपने कुछ अंग्रेज किधर गए हैं? डूंगला की तरफ। वो डूंगला आया, किसके घर पे रुके हुए थे? वो इन 40 अंग्रेजों को यहाँ से रेस्क्यू करता है, यहाँ से निकालता है। इनको निकाल के उदयपुर लाया। कहाँ पे लेके आया? भाई मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। उदयपुर में उन दिनों एक महाराणा हुआ करते, स्वरूप सिंह। महाराणा कौन थे? और स्वरूप सिंह जी ने बाद में इनको कहा भाई स्वरूप सिंह जी इनका थोड़ा ध्यान रखो यार, मैं क्रांति दबाने के लिए जा रहा हूँ, आप इन टाबरों का और महिलाओं का ध्यान रखो। स्वरूप सिंह जी ने इनको उदयपुर में एक महल पड़ता है जग मंदिर, कौन सा है? इस जग मंदिर महल में रखा था। कौन से महल में रखा? तो कोई पूछेगा भाई नीमच छावनी से कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में रुके? कौन से किसान के पास? उनको वहां से निकालता कौन है? सोवर्स कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ का? मेवाड़। निकाल के कहाँ लाया उनको? उदयपुर। उदयपुर महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह जी ने कौन से महल में रखा? याद रहेगी बात? लिखो। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भाग गए थे। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भाग गए थे। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भाग गए थे, रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। डुंगला नामक गांव में, एक विलेज नेम्ड डुंगला, चित्तौड़गढ़ में जगह। डुंगला नामक गांव में, एक विलेज नेम्ड डुंगला। डुंगला नामक गांव में, एक विलेज नेम्ड डुंगला। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर देम। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर देम। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर देम। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें, लाइन चेंज कर लिखो। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने इन्हें निकाला या इन्हें बचाया। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख लेना पॉलिटिकल एजेंट को। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने इन्हें बचाया। रेस्क्यूड देम। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़ रेस्क्यूड देम। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया। एंड ब्रॉट टू उदयपुर। रेस्क्यूड देम एंड ब्रॉट टू उदयपुर। इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया। रेस्क्यूड देम एंड ब्रॉट टू उदयपुर। लास्ट लाइन लिखो, चेंज करके लिखो। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें उदयपुर के जगमंदिर महल में रखा था। kept them in जगमंदिर पैलेस ऑफ उदयपुर। kept them in जगमंदिर पैलेस ऑफ उदयपुर। इन्हें उदयपुर के जगमंदिर महल में रखा था। kept them in जगमंदिर पैलेस ऑफ उदयपुर।
kept them in Jagmandir Palace of Udaipur. याद रह जाएगी बातें। मतलब नीमच में दो बातें याद रखनी है। नीमच में पहले क्रांति किसके नेतृत्व में होती है? हीरा सिंह। वहां पर शाहपुरा का राजा सपोर्ट कौन करता है? लक्ष्मण सिंह। देवली में कौन से सैनिक उनके साथ जुड़ते हैं? महिदपुर बटालियन। कितने अंग्रेज भागते हैं? 40। कौन से गांव में? डोंगला। कौन से किसान के पास? रुगाराम। निकालता कौन है? सोवर्स। सोवर्स कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। कहां पे लेके गया? उदयपुर। उदयपुर राणा जी कौन है? स्वरूप सिंह। कौन से महल में रखते हैं? दोनों बातें है ना। विद्रोहियों का क्या रूट था और जो अंग्रेज भागे थे उनका क्या रूट था, याद रहेगा। कुल मिला के 3 छावनी में क्रांति हो गई। कितनी छावनी में हो गई? नसीराबाद, नीमच और देवली। देवली के सैनिक उनके साथ चले गए तो क्रांति करके गए, और तो किस लिए गए वहां पे? अब एक छावनी में क्रांति बच गई अपने, एरिनपुरा। कौन सी छावनी? देखो, एरिनपुरा। कौन सी छावनी है? एरिनपुरा। एरिनपुरा की बात करते हैं। देखो, एरिनपुरा में यूपी के कुछ फौजी थे। यूपी अपने से पूर्व दिशा में पड़ता है, तो इनको बोलते पूर्विया फौजी। क्या बोलते? पूर्विया फौजी बोलते, पूर्विया सोल्जर बोलते। कहां के थे पूर्विया? यूपी के कुछ फौजी थे। अच्छा, पाली में पड़ता है एरिनपुरा। अंग्रेजों के 2 अड्डे हुआ करते राजस्थान में, एक अजमेर और एक पड़ता आपका आबू। आबू कहां पड़ता आपका? सिरोही। तो सिरोही पाली के पास में पड़ता है, और ये एरिनपुरा भी एकदम पाली सिरोही के बॉर्डर के ऊपर ही हुआ करता उन दिनों। तो यदि आबू में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती तो कौन सी छावनी से फौजी जाते? तो कौन से फौजी भेजे हुए थे? तो ये पूर्विया फौजियों की पोस्टिंग कहां पे थी? आबू। कहां पे थी? और वहां पे आबू के अंदर ये पूर्विया फौजी 21 अगस्त को क्रांति करते हैं। कब क्रांति करते हैं? वहां आबू के अंदर अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था होल। क्या नाम था? तो इस होल के होल पर हमला किया था। किसके घर पे हमला किया था? कौन से अंग्रेज अधिकारी के घर पे हमला किया? होल नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसके घर पे हमला करते हैं। वहां से तो बेचारे होल बोल तो भागे, जो होल मिले जहीं से मिले वहां से भागे बेचारे। ये बाद में पूर्वी वहां से निकलते हैं, सैनिक वहां से निकलते हैं, एरिनपुरा आते हैं। कहां पे आते हैं? और अपने बाकी साथियों को जगा देंगे। लो खड़े हो रहे, खड़े हो, खड़े हो। क्या हुआ? दिल्ली चलना है? क्यों? का अपने क्रांति कर दी, तो बाकी वाले भी अपने हथियार लेके इनके साथ में चल पड़े। देखो देखो, 21 अगस्त कौन? 21 अगस्त। 21 अगस्त कौन? 21 अगस्त। पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति की। पूर्विया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्वीय किन लोगों को बोलते हैं? यूपी। अपने पश्चिम दिशा में, वो पूर्व में। पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति की। पूर्विया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति की। पूर्विया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। लाइन चेंज कर लिखो। विद्रोही आबू से एरिनपुरा आए। रिबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम आबू। विद्रोही एरिनपुरा से आबू से एरिनपुरा आए। रिबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम आबू। तथा अपने बाकी साथियों को लेकर, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स। तथा अपने बाकी साथियों को लेकर, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स। तथा अपने बाकी साथियों को लेकर, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, इन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। नारे लगाते हुए, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे थे? मारो फिरंगी दिल्ली चलो। फिरंगी किसको कहते हैं? अंग्रेजों को फिरंगी बोलते, तो मारो फिरंगी दिल्ली चलो नारे लगाते। इस कहानी को एक बार मैं यही रोकता हूँ, थोड़ा इधर देखिए। रियासत थी अपने एक मारवाड़। कौन सी रियासत थी? और मारवाड़ में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? गुजरात में एक रियासत हुआ करती, उस रियासत का नाम था ईडर। गुजरात में एक रियासत कौन सी थी? ईडर नाम करके गुजरात में रियासत हुआ करती। को जोधपुर वालों में एक भाई जाके ईडर बस गया था, तो ईडर में उसने राजवंश स्थापित कर लिया था वहां पे। इसका मतलब मारवाड़ और ईडर वाले भाई थे आपस में।
मारवाड़ के राजा और इडर के जो राजा थे वो एक ही वंशावली से निकले हुए थे। मारवाड़ में भी राठौड़ वंश था, इडर में भी राठौड़ वंश था। तो एक राजा का बेटा एक जोधपुर रह गया और एक बेटा कहां पे चला गया, इडर। तो दो भाइयों की औलाद हो गए। तो मतलब इतने नजदीकी रिलेशन के अंदर थे कि मारवाड़ में कोई राजा मर जाता और उसके यदि बेटा नहीं होता तो इडर से गोद लेते। कहां से गोद लेते? और यदि इडर में राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेते? मारवाड़। तो मारवाड़ में एक राजा वे मान सिंह। कौन राजा वे? उनकी डेथ हुई तो उनके कोई भी बेटा नहीं था, तो इडर से गोद लेना पड़ा। इडर से जो गोद आए थे वो है तख्त सिंह। वो कौन है? मतलब कुल मिलाकर का मतलब है तख्त सिंह गुज्जू भाई है। गुजराती आदमी। कैसे आदमी है? गुजराती। मीठी मीठी दाल खाई हुई थी इनकी। गुजराती सारी चीजें मीठी मीठी खाते हैं, तो अलग ही टाइप के आदमी थे। इसलिए तख्त सिंह गुजरात से गोद आके जब अपने यहाँ जोधपुर के अंदर राजा बने, तो जोधपुर के जो सामंत थे उनके साथ इनका सामंजस्य बैठा नहीं। जोधपुर के जो सामंत थे उनके साथ में इनकी पटरी नहीं बैठी। थोड़ी बहुत ही बातों में नाराजगी होने लग गई। जोधपुर के जो भी सामंत थे उनके साथ, सामंत समझ गए? एक राजा के अंडर में जितने भी लोग होते हैं उनको क्या बोलते थे? तो इन सामंतों के साथ इनकी बननी बंद हो गई। जोधपुर के अंदर एक कोई छोटा सा ठिकाना पड़ा करता। उस ठिकाने का नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? क्या नाम था? बिट अब एक राजा होता, राजा तो पूरे राज्य का होता। उसके नीचे जो जगह होती है इनको बोलते हैं सामंत। क्या बोलते हैं? इन जगह को बोलते ठिकाना। क्या बोलते? जगह को तो बोलते ठिकाना, और ठिकाने का जो मालिक होता है उसको क्या बोला करते? साम। तो बिठोड़ा के अंदर कोई ठाकुर, जो सामंत को आप ठाकुर भी कह सकते हैं, बिठोड़ा का जो सामंत था वो मर गया। उसके भी कोई बेटा नहीं था, तो बिठोड़ा में सामंत नया बनाना है। अच्छा, यदि पिछले वाले सामंत की कोई बेटा नहीं होता फिर तो नया आदमी बनाना पड़ेगा। तो नया आदमी कौन बनाए? फिर राजा बनाता। राजा कहता मैं बताऊंगा इसको बना दो। भाई पिछले सामंत के बेटा है तब तो वो बन जाएगा। यदि बेटा नहीं है फिर नया बनाओ। नया तो राजा बताता। तो राजा ने एक बंदे को यहाँ पे सामंत बना दिया, कानजी। किसको बना दिया? कानजी। कहाँ का सामंत बनाया गया? किसने बना दिया? तख्त सिंह। इस बिठोड़ा के पास में एक बड़ा ठिकाना हो रहा है, उसका नाम है औवा। कौन सा ठिकाना है? और औवा में एक सामंत है, उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? औवा बहुत बड़ा ठिकाना है। मतलब मारवाड़ के जो सबसे बड़े ठिकाने थे उनमें से एक ठिकाना कौन सा आपका? औवा। तो औवा वाले कुशाल सिंह चंपावत ने तख्त सिंह को कहा कि भाई तख्त सिंह जी, आपने किससे पूछ के और बिठोड़ा में कानजी को बनाया? इस आदमी से मेरी बनती नहीं है, कानजी से कानजी को मत बनाओ। तो तख्त सिंह ने कहा कि किससे पूछ के मतलब? पूछना किससे होता है? मैं राजा हूं, मेरा वचन ये मेरा शासन। मैंने कहा उसको बनाया जाएगा यार, इसमें क्या पूछना है? और तुम कौन होते हो बताने वाले कि पूछना है कि नहीं पूछना है? तो उसने कहा मैं यहाँ का बड़ा सामंत हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड सामंत हूँ, यहाँ का प्रथम श्रेणी का सामंत हूँ। मेरे से बिना पूछे आप ये काम नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी। मतलब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, बना दिया मैंने, जो तुम्हारी जी में है वो कर लेना। कुशाल सिंह को गुस्सा है और कुशाल सिंह ने जाकर कानजी को मार दिया। किसको मार दिया? यदि राजा ने किसी बंदे को किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया है, कोई तीसरा आदमी आगे उस बंदे को मार देता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और राजा की आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब होता था, फांसी। इसका मतलब तख्त सिंह का कुशाल सिंह चंपावत को पढ़ क्या लगाएगा? फांसी। अब कुशाल सिंह ने कांड कर तो दिया। अब कुशाल सिंह के दिमाग में बातें चली गई यार अब क्या करना है। एक तरीका तो यह है कि जाके तख्त सिंह से माफी मांग लो कि जो हो गई वो बात तो हो गई, मैं काली गांव हूं आपकी, धूड़ खाई, आइंदा से इस प्रकार की कोई भी गलती मैं नहीं। एक तरीका तो ये कहता है। एक तरीका ये कहता है कि कोई बीच में दो चार बंदों को और लेके और समझौता कर लो, बिचौलिए लाओ, दो चार सामंतों को लाओ यार समझौता करा दो, थोड़ा बहुत पैसे टक्के दे दूंगा, जुर्माना भर दूंगा, थोड़ा टैक्स ज्यादा चुका दूंगा, मामला रफा दफा कर दो यार। एक तरीका ये कि लड़ाई कर लो, पर राजा आपको पकड़ने के लिए सेना भेजेगा, सेना भेजे तो लड़ लो। और क्या हो सकता है? तो तख्त सिंह के सामने तीन ऑप्शन है, सरेंडर कर सकते हो, समझौता कर सकते हो, या क्या कर सकते हो? लड़ाई। कुशाल सिंह यूं सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक दिन कुशाल सिंह शाम को बैठे बैठे माता जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। अहुआ में उनकी माता जी थी सुगाली माता। कौन सी माता थे? सुगाली माता के मंदिर में बैठे बैठे गए, माता जी महाराज अब तू ही है, लाज तेरे हाथ में है, जो कर सकती है तू कर। और किसी नौकर ने आगे कुशाल सिंह जी को कहा कि कुशाल सिंह जी, एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हो गया। कौन सी छावनी में विद्रोह हो गया? एरिनपुरा पाली। अहुआ भी कहां पड़े? पाली। और कहा 4,000 फौजी एरिनपुरा से दिल्ली जा रहे हैं। 4,000 फौजी एरिनपुरा से कहां जा रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके एरिनपुरा से कहां जा रहे हैं? दिल्ली। कुशाल सिंह जी इनको रास्ते में रोकते हैं। रास्ते में गांव था खेरवा। कौन सा गांव है? खेरवा भी पाली के अंदर गांव पड़ता है। वहां खेरवा गांव में कुशाल सिंह जी बीच में गए, माता जी वाली पूजा एक बार का, माता जी आगे करेंगे पूजा एक बार, उधर जाके इनको बात करने दो। और उन फौजियों से जाके पूछा, अरे आज इतने मूड में किधर वैसा? फौजन कहा, अरे ठग साहब आपको पता ही नहीं क्या, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। क्यों भाई दिल्ली क्यों जा रहे हो? अरे हमने क्रांति कर दी। ये क्या होती है? कि मार दिया अंग्रेजों को, जितने अंग्रेज सामने उनको मार दिया।
अब दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से मिलेंगे, बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, बहादुर शाह जफर हमें धन देगा, तनख्वाह देगा, फिर उसकी तरफ से लड़ेंगे और पूरे देश में अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे। तो कुशाल सिंह ने कहा अंग्रेजों का राज खत्म करने के लिए दिल्ली क्यों जाना है, आउआ चलो। भाई कुशाल सिंह को ये तो पता था मेरे को तख्त सिंह से लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उनकी सेना खुद की कम पड़ रही थी। इन 4,000 की अकल निकाली उन्होंने एरिनपुरा वालों की। एरिनपुरा वालों का आप मेरे साथ चल रहे हो। एरिनपुरा वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो क्रांतिकारी है ना, हम तो क्रांतिकारियों का साथ देते हैं, आपका साथ क्यों देंगे। कुशाल सिंह जी ने कहा मैं भी क्रांतिकारी हूँ। कहा कब से, कहा अभी अभी जस्ट जस्ट अभी बनाई हूं मैं क्रांतिकारी। और ये क्या क्या नारा था, एक बार रिपीट करना नारा आपका। मारो फिरंगी दिल्ली चलो, चेंज कर लो, मारो फिरंगी आउआ चलो। इन 4,000 की बुद्धि निकाल के कुशाल सिंह जी कहां लेके आगे, देखो खेरवा नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम्ड खेरवा है। आप चेंज करेगा, कर दे यार, देख तेरे जी में आ गई थी फिर। मतलब ये भी इतनी बड़ी बात है कि तू पूछे, कितना आज्ञा करे, थू थू भाई रे। तेरा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए, टॉप 10 में आएगी रैंक। देखो खेरवा नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम्ड खेरवा, पाली में। कौन से स्थान पे है, तो तूने खरवा क्यों लिखा, पहली लाइन में बैठा है तू, है ना। खेरवा को लिखता है खरवा, या तुझे खरवा सुनावा होगा, खेरवा सुनावा नहीं है ना, तुझे लगा सर ने गलत लिखा दिया, है ना। विश्वास कर लिया कर यार, शकल ऐसी है, बाकी मास्टर अच्छा हूं। कई बार क्या बच्चों को लगता है यार, शकल से लगता तो नहीं मास्टर टाइप का, तो गलतियां कर देता होगा यार। तो ये खेरवा नहीं है, क्या है, खरवा। तो विश्वास रखा, खेरवा है, खरवा नहीं है, क्या है, लिखो खेरवा नामक स्थान, एड प्लेस नेम्ड खेरवा। आउआ के सामंत कुशाल सिंह चांपावत ने विद्रोहियों से मुलाकात की। कुशाल सिंह चांपावत फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आउआ मेट रिबेल्स। आउआ के सामंत कुशाल सिंह चांपावत ने विद्रोहियों से मुलाकात की। कुशाल सिंह चांपावत फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आउआ मेट रिबेल्स। आउआ के सामंत कुशाल सिंह चांपावत ने विद्रोहियों से मुलाकात की। कुशाल सिंह चांपावत फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आउआ मेट रिबेल्स। तथा इनका नेतृत्व किया, एंड लेड देम, तथा इनका नेतृत्व किया, एंड लेड देम, तथा इनका नेतृत्व किया, एंड विद्रोहियों से मुलाकात की, तथा इनका नेतृत्व किया, मेट रिबेल्स एंड लेड देम। अब मुझे एक बात बताओ, एरिनपुरा वाले छावनी के जो फौजी दिल्ली जा रहे थे, किसके खिलाफ क्रांति करके जा रहे थे, अंग्रेजों के। उनको बीच में किसने रख लिया, कुशाल सिंह। अब कुशाल सिंह अंग्रेजों का भी तो विद्रोही हो गया, इसका मतलब कुशाल सिंह ने एक साथ दो लोगों से पंगे ले लिए। जोधपुर के राजा तख्त सिंह से पंगा चल ही रहा था, एक नया पंगा किसके साथ ले लिया। इसलिए कुशाल सिंह के खिलाफ जब भी फौज आई तो दोनों तरफ से मिलके, अंग्रेजों ने भी अपनी फौज भेजी और जोधपुर के राजा ने भी अपनी फौज भेजी। तो पहला युद्ध होता है बिठोड़ा में, कहां पर होता है, देखो बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। बिठोड़ा पाली में एक जगह भैया ना। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा है, उसका नाम था कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों ने अपना एक सेनापति भेजा, कुशल राज सिंघवी। कौन सेनापति है बताओ तो। राजा ने कहा भाई तुम भी जाओ कुशल राज जी, देख के आओ क्या चल रहा है उधर। सामने आउआ के सामंत लड़ रहे हैं, आउआ के सामंत का नाम क्या है, कुशाल सिंह चांपा। और उनके साथ में कौन सी छावनी के फौजी है, एरिनपुरा छावनी के फौजी। उतार लो, उतार लो, ऐसे कैसे, नहीं समझ में आएगा, पल्ले पड़ जाएगी ना बात क्या है। अंग्रेजों की तरफ से तो कौन आया था, कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों का सेनापति कौन था, कुशल राज सिंघवी।
और सामने कौन आए थे आपके? कुशाल सिंह चांपावत। कौन सी छावनी के फौजियों को लेके? एरनपुरा छावनी के फौजियों। देख लिया? युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर कुशाल सिंह ने दोनों को एक साथ पटका, और दोनों को, जोधपुर के राजा और अंग्रेजों की सेना एक साथ आई तो भी किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह। देखो, इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कुशाल सिंह चंपावत वन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कुशाल सिंह चंपावत वन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। एक जोधपुर के बड़े सेनापति मारे गए थे इसके अंदर, ओनार सिंह पंवार। क्या नाम था? वैसे तो कई सैनिक शहीद हुए, पर ओनार सिंह पंवार जोधपुर के बड़े अधिकारी थे, इनकी डेथ हुई थी इस युद्ध में। जोधपुर का ओनार सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जोधपुर का ओनार सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जोधपुर का ओनार सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जोधपुर से कौन लड़ते हुए मारे गए थे? ओनार सिंह पंवार लड़ते हुए मारे गए। तुमने ऐसी कॉपी क्यों ले रखी है? तो उसमें क्यों नहीं लिख रहा? पीजी में जाकर दोबारा लिखेगा क्यों? तू भी दोबारा लिखेगा? तू भी दोबारा लिखेगा? ऐसे कितने लोग हो जो पहले यहाँ लिखते हो फिर घर पे जाके लिखते हो? तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, कह रहे? हाँ? क्यों क्यों करते हो ऐसा? हाँ? रिवीजन हो जाता है। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि 2 बार लिखने से क्या हो जाता है? रिवीजन। तुम आज अखबार को 2 बार लिख के देखना, देखना याद होता है क्या तेरे? याद केवल इसलिए होता है क्योंकि आप पढ़ते हो। प्लीज ये ब्लंडर करना बंद कीजिए, फिर आपकी जिंदगी लिखने में रह जाएगी। मुझे लगता है आजकल स्टूडेंट को एक ही चीज से प्यार हो रखा है, नोट्स लिखने। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि होना ये चाहिए कि आप सुने चीजें। सुनी हुई चीजें ज्यादा अच्छी होती है। जैसा लिखा जाए, गंदा संदा जो लिख लिया जाए लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? सुनने से ही याद रहता है, नहीं भूलेंगे। यदि तुम क्लास में ढंग से बैठ के सुन रही हो चीजों को तो चीजें याद रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगी। पर घर पे जाके इनको बार बार याद करना है कि भाई घर पे गए, घर पे जाते जो आज लिखवाया था, कोशिश ये किया करो। जैसे आपकी क्लास छूटती है 7 बजे, है ना? 7 बजे छूटती है, आप घर पहुंच गए 7:30 8 बजे पहुंच गए। मान लो 8:30 बजे पढ़ने बैठ गए, 9 बजे पढ़ने बैठ गए। कोशिश ये किया करो कि आज जो 4 घंटे का लिखवाया था, रात को सोने से पहले पहले याद करके सो। पर याद करने का मतलब है डिट्टू, जैसे पेज लिखे हुए वैसे के वैसे, का के की भी इधर नहीं होना चाहिए। अब उसमें यदि 12 के 12:30 हो रहे, एक हो रहे, तो पढ़िए, बैठिए वहां पर बैठ के, और वो बार बार पढ़िए, उनको चीजें याद रहेगी। फिर सुबह उठने उठने के बाद में जो पिछला है उसका रिवीजन कीजिए, कि जो पिछले वाला था। डेली 3 दिन का रिवीजन रहना चाहिए। कितने दिन का? पिछले जो 3 दिन का, उसका डेली रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं आप तो मरोगे तब नहीं भूलोगे। जयपुर इंद्रगढ़ से किसको मिली हस्तकोठार, बता देंगे? सीए सेटन कार को, वो बाकी चुप रहना। तो झालावाड़ और बी आलचीन को क्यों भूली तो नहीं तू? है? बस तो पढ़ने से याद होंगे बार बार। ये लिखने वाला नहीं, नहीं लिखना। ये लिखने वाला तो मैं तो कहता हूँ नोट्स लिखे नहीं जाने चाहिए। ये भी तुम लिखते हो तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मैं जब तुम्हारी तरह स्टूडेंट था ना, मैंने नहीं लिखे ऐसे कि मुझे पूरे पूरे नोट्स लिखना। तो मेरा तो ये जीव उड़ता है कि कोई पूरी पूरी लाइनें कैसे लिख सकता है। कि देखो यार, इन बच्चों की दुर्गति देखो कि इन बच्चों को नोट्स लिखने नहीं आते। ये पूरे पूरे यूं उस पर टंगे रहते हैं। कि मैं यदि आपकी जगह होता, मेरे अभी तक यदि वो कभी रजिस्टर मिले तो मैं आपको लाके दिखा दूं कि मेरे रजिस्टर के अंदर यूं मिल जाएगा आपको। जब मैं आपको लिखवाता हूं, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया था। लिखवाता हूं मैं कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता क्या कहा था? तीसरा। मैं केवल इतना लिखा करता था, दशरथ शर्मा, इधर लिख लेता तीसरी राजधानी। कई बार तो इतना ही हुआ है कि मैंने इसको तीसरी भी नहीं लिखा, मैंने यूं थर्ड लिख ली। कैपिटल लिख लिया इंग्लिश में। बलनेदुर पूरा पूरा कौन लिखेगा?
पर अब सर क्या करते, सर एक लाइन को 4 बार बोलते। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। फिर सर वापस बोलते, दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। मैं इतने में उसको याद आ रहा है, दशरथ शर्मा है, कालीबंगा तीसरी राजधानी, ऊपर हेडिंग कालीबंगा डाल रखा है, ऊपर हेडिंग में भी हड़प्पा सभ्यता लिख रखा है, फिर भी उसको वापस रिपीट मारना है। मैं अगली कोई लाइन आती कि पाकिस्तान का कोट दीजिए इसके समान है, आपने सीधा सीधा लिखते कालीबंगा बराबर कोट दीजिए, कोष्टक में लिख लेते पाकिस्तान। क्यों लिखना पूरा पाकिस्तान, पाक से समझते हैं। उसको बेटा बेटा याद करता, कोट दीजिए कालीबंगा, कोट दीजिए कालीबंगा। सर 4 बार लाइन बोलते। मेरे ज्यादातर बार ऐसा हुआ है कि मैं क्लास से बाहर निकला हूं तब तक मुझे नोट्स उस दिन के याद थे। कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ तो मेरे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी नोट्स को घर पे जाके वापस बहुत ज्यादा रिवीजन किया हो। क्या नोट्स तो क्लास में याद हो जाएंगे, इसीलिए तो कोचिंग की थी कि क्लास में याद हो जाए। यदि घर पे आके मेरे को याद करने हैं, घर पे आके मुझे लिखना है वापस, तो फिर कोचिंग में क्यों धूड़ खाई, कोचिंग का क्या फायदा है। तो एक तो ये आप नोट्स बनाने का तरीका बदलिए। आप कह सकते हो सर आप ऐसे लिखवा दिया करो, मैं ऐसे लिखवा नहीं सकता, टीचर को तो समझाने के लिए पूरी पूरी लाइनें बोलनी पड़ेगी। मतलब आप पे तो मुझे इस बात की भी दया आती है कि कई बार स्टूडेंट ये भी मेरे से पूछता रहता है, जैसे मैंने मैंने कुछ ही लिखवाया कि बेराट से सेल चित्र प्राप्त हुए, जो मैं लिखा यहां से हमें सेल चित्र प्राप्त होते हैं। अब स्टूडेंट ने सुन ली लाइन, पर वो जब तक मैं बोलूंगा बेराट से सेल चित्र प्राप्त होते हैं, इतने में उससे इतना ही लिखा गया, बेराट से सेल चित्र, इतना ही लिखा, इतने में इंग्लिश वाली लाइन में लग गया। फिर वापस हिंदी में आया, बेराट से सेल चित्र प्राप्त होते हैं, स्टूडेंट ने होते लिखा, इतने वापस इंग्लिश में चला गया। अब उसे है नहीं लिखा जाता, वो मेरी तरफ देखता रहता है। मतलब मेरे कई बार लगता है कि वास्तव में ये मेरे को ये कहना चाहता है कि बोल, फीस लिए, जब तक तू है नहीं बोलेगा मैं नहीं लिखूंगा है, तुझे पूरा बोलना पड़ेगा है तो मैं जाके है लिख पाऊंगा इसको। मत करो ऐसे, ये अन्याय है, आपके साथ अन्याय है। मैं हर बैच में बोलता हूं, हालांकि बच्चे मेरी बात नहीं मानते, पर ये फिर आपकी पूरी एनर्जी, पूरी पूरी एनर्जी नोट्स बनाने में लग गई। मैं, आप नोटिस कीजिए, मैं एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलता हूं, 3 बार हिंदी में, 3 बार इंग्लिश में, इसलिए तो भूल जाइए कि आप पीछे रह जाएंगे। आप लिख लेंगे अपने हिसाब से, आप लिख लेंगे। मैं तो कहता हूं ये भी कोशिश कीजिए कि मैं जो लाइन लिखवाऊं उस तरीके से फ्रेम ना की जाए, आप अपने तरीके से फ्रेम करो, ताकि क्लास में कुछ तो दिमाग लगाओ। वरना तो आपका मतलब केवल ये हुआ कि टीचर बोल रहा है और आप लिख रहे हो, इसमें आपका दिमाग कहाँ यूज हुआ। आप तो थोड़ी बहुत चीजें अपनी तरफ से किया करो। जैसे मैं मान लो कोई लाइन लिखवाता हूँ कि मैंने एक एक लाइन लिखवाई आपको कि कुशाल सिंह चंपावत ने उनसे मुलाकात की तथा उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। आप लिख लो ना, कुशाल सिंह चंपावत उनके नेता बने। क्यों नेतृत्व प्रदान किया, यही लाइन लिखनी है। प्रदान किया की जगह दिया ही लिख लो, खाली नेतृत्व दिया, नेतृत्व देने में सफल रहे, कुछ ही ऐसी इस प्रकार की दूसरी लाइन लिखो। मैं लिखवाता हूं खेरवा नामक स्थान पर, आप खाली लिख लो ना खेरवा में। आपको नहीं पता क्या खेरवा स्थान ही होगा और तो क्या होगा। या घर पे जाके आप खेरवा नामक स्थान की जगह खेरवा में पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि खेरवा पत्थर है, पेड़ है, झील है, क्या है, कहां नेतृत्व प्रदान कर गए, इतना तो समझ में आ ही जाता होगा आपके भी। मैं लिखवाता हूं पूरा पूरा कि अब्राहम लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे। आप पूरा लिखते हो अब्राहम लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे, राजस्थान का ही तो जीके पढ़ रहे हैं, तो लिख लो ना फर्स्ट एजीजी। बंगाल का थोड़ी निकल जाएगा, जब पढ़ी राजस्थान का जीके रहे हैं तो उसके सामने लिख लिया जाए, और फिर जो टाइम बचे उसमें क्लास में बैठे बैठे पढ़ो। आप 3-4 गलतियां करते हो, एक तो पूरा नोट्स में टाइम लगाते हो। फिर कई बार स्टूडेंट ये करता है कि मैं जब लिखूं, कई स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी लिख लेते हैं, फिर वो पड़ोसी से बातचीत करते हैं यार इससे कुछ पूछ ले और कर ले, ना किया जाए। क्लास में 2 घंटे केवल और केवल जो टीचर पढ़ाता है उसको याद करने की कोशिश की जाए। आप नोटिस करेंगे, मैं एक किसी नसीराबाद छावनी को अभी कुछ लिखवाना है तो उसको 20 मिनट में लिखवा रहा हूं। मैं पहले बोर्ड पे लिखता हूं, आप देख लो, आपको 6-7 दिन हो गए पढ़ते हुए, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूं। कुशाल सिंह चांपावत नहीं लिखना चाहिए बोर्ड पे, लिखना आना चाहिए। कुशाल सिंह का क्या बताया मैंने, लिखा आपको आना चाहिए ना कुशाल सिंह कैसे लिखते हैं। पर मैं देखता हूँ यार बोर्ड पे लिखूंगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो एक बार इनका ध्यान बोर्ड पे जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर ये जब खुद लिखेंगे वापस देखेंगे बोर्ड पे, ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनती है। ये विजुअल मेमोरी बनेगी तो इनकी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। सीधी सीधी बोलूंगा मैं नाम तो इनका आसानी से याद नहीं होंगे ना। तक सिंह में क्या लिखना है, तक सिंह आपको लिखना नहीं आता क्या, मैं क्यों लिखूं बोर्ड पे तक सिंह, माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा नहीं कि तक सिंह लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा सब तो कोई है नहीं कि तक सिंह किसी बच्चे से लिखा ना जाए, पर नहीं यार बोर्ड पे लिखने से थोड़ा याद हो जाती चीजें, इसलिए नहीं करना। ये इससे बड़ा ब्लंडर आपको खुद के साथ कुछ ही नहीं करते कि पहले यहाँ रफ में लिखते हैं घर पे जाके फेयर करते हैं, जो लिखना हो यही लिखना। आप 2 बातें कहते हो, एक तो ये कहते हो कि सर घर पे जाके दोबारा लिखने से हमारे याद होते हैं, कभी याद नहीं होते।
घर पे वैसे क्या करो, आप 9 बजे कुर्सी पे बैठे, एक तो कोशिश किया करो कि 2 घंटे से पहले कुर्सी से हिलना नहीं है, कम से कम 2 घंटे तो सीटिंग है ही। आपके साथ ये भी भयंकर दिक्कत है, एक कुर्सी पे ही पढ़ना है, चारपाई पे पड़े पड़े नहीं पढ़ना। ये जो आप चारपाई पे पड़े पड़े पढ़ते हो, एक बार इधर पसवड़ा मारा, कभी टांग ऊंची की, कभी टांग समेट ली वापस है, कभी तकिया लगा लिया, कभी ऊपर हो गए ना, कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, बाकी पढ़ाई व्यर्थ है। बाकी आप पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। चेयर पे बैठिए, टेबल पे बैठिए, एकदम सामने पानी की बोतल लेके बैठिए, ताकि 2 घंटे तक तो पानी के लिए भी ना उठना पड़े कि आपके पास पानी पड़ा है। एक रफ रजिस्टर रखिए पास में, और जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रफ में उल्टे सीधे यूं लिखड़े मारिए उसके अंदर, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस टाइम लगता है ये वर्ड मेरी याद नहीं हो रहा, उसको 2 बार लिख के देख लो। आप तो पूरा पूरा नोट्स लिख रहे हैं, पहले नोट्स यहाँ लिख रहे हैं, ये सेम के सेम नोट्स वापस लिख रहे हैं। कुशाल सिंह चांपावत ने नेतृत्व प्रदान किया, आपका ध्यान केवल लिखने में, कुछ याद नहीं होता इससे। और मैं कहता हूँ इससे याद होता तो अखबार लिख के देखा जाए कितनी बार याद होता है। नहीं हो रहा ना अखबार अपने को याद, क्यों नहीं याद हो रहा? क्योंकि वो हमने केवल लिखा लिखा है। ये चीजें आपने सुन रखी है इसलिए आपको याद हो जाता है, और आपको भ्रम होता है कि मेरे लिखने की वजह से हो गया। दूसरा आपका एक लॉजिक ये होता है कि सर राइटिंग खराब है, तो वो अब नहीं सुधरनी, है ना, कहीं कुछ भी लिख लोगे तो भी सुधरनी नहीं। और मैं इतना धीमा धीमा लिखवाता हूं कि आप आराम से लिख सकते हो। और फिर भी आपको लगे कि मैं तेज बोल गया, आप क्लास में खड़े हो जाओ, आप मेरे से पूछ लो कि सर ये लाइन हम पीछे रह गए, मैं वापस बोल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। घर बड़ा ब्लेंडर में। तो राइटिंग यदि खराब है तो अब सुधरनी आपकी नहीं। और फिर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो खुद के समझ आ जाए। आपका लिखा हुआ आपके समझ आ जाता है, या ये भी दिक्कत रहती है खुद लिखा घर पे जाकर अब क्या लिख लाए, है ना, घर पे जाके लेंस लगा लगा के देखना पड़े, पड़ोसी को कहना पड़े लिखा तो मैंने था, वो क्या लिखा है। मारवाड़ी की कहावत है कि आला पड़ी जन आप सूखा पड़ी जन कोई का बाप हूं, कि जब आले आले गिले गिले थे तब तो खुद से ही नहीं पड़ेगा, और सूखने के बाद तो किसी का बाप भी उनको पढ़े। इतनी खराब राइटिंग तो नहीं होगी आपको। और मैं कहता हूं यदि आपकी राइटिंग खराब है तो खुश होइए, मैंने आज दिन तक पिछले 10 साल में देखा है जिनकी राइटिंग खराब उनके सिलेक्शन जल्दी हुए। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। क्योंकि राइटिंग खराब होती है, उस बंदे की कॉपी अगले को समझ में नहीं आती क्या लिखा है, तो वो सोचता है ठीक ही लिखा होगा, दे दुआ देता है नंबर। तो गलत आंसरों में भी नंबर मिलते हैं आपको। और जिनकी राइटिंग मोतियों जैसी होती है वो जब गलत लिखते हैं तो अच्छा इतना बड़ा ब्लेंडर नंबर काट लेता है। तो जिन जिनकी राइटिंग खराब हो खुश होइए कि मजा आ गया, आपको पक्का फायदा मिलेगा, आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे, बाकियों की अपेक्षा आपके नंबर 2 ज्यादा आएंगे। ये मिथ है भयंकर कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनके नंबर ज्यादा आते हैं। और मैं बता दूं जिनकी राइटिंग अच्छी भी है उनकी भी राइटिंग वहां जाके बिगड़ेगी, 3 घंटे के अंदर वो पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए लास्ट के अंदर तो डॉक्टर से भी बुरी राइटिंग होती है। लास्ट वाले जब क्वेश्चन लिखते हैं उनमें तो यूं है कि भाई यूं बस पेन ही चलाया है, खाली क्या लिखा क्या नहीं लिखा आपका जीव जाने, अगले का पढ़ने वाले का जीव जाने। इसलिए नहीं करना ना, कल से फेयर कॉपी लेके आओगे उसी के अंदर बैठ के लिखोगे, ताकि ये टाइम बार बार बर्बाद नहीं हो। घर पे जाके बार बार पढ़ा जाए, चीजें पढ़ा करो। पढ़ने का भी तरीका, एक पन्ना पढ़ा, कुछ भी आपने एक पन्ने की बात पढ़ी, उस पन्ने को बंद किया जाए, आंख बंद करके सोचा जाए इस पन्ने में क्या क्या लिखा होता। सीधे सिंपल यूं सोचा जाए कि कार्लाइल पुरातत्व का जनक, सी ए हैकेट जयपुर इंद्रगढ़, सेटनकार झालावाड़, बी आलचीन जालोर, प्राचीन सभ्यताओं का पालना बागोर भीलवाड़ा, वीरेंद्रनाथ सेन महासतियां, लघु पाषाण उपकरण पशुपालन कृषि, तांबे की छेद वाली सुई, तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी वीरेंद्रनाथ मिश्र पशुपालन लघु पाषाण उपकरण अग्निकुंड, पचपदरा बूढ़ा पुष्कर जायल डीडवन, बनास सभ्यता आहड़ सभ्यता ताम्रपाषाण काल आरसी अग्रवाल, आहड़ आयड़ बेड़च अघाटपुर आठपुर धूलकोट, अक्षय कीर्ति व्यास आरसी अग्रवाल एच डी सांकलिया वी एन मिश्र, तांबे की बटियां ताम्रवती नगरी, रंगाई छपाई उद्योग बाट काले लाल मृदभांड गोरेकोट, बेल की मणमूर्ति बनास का बेल, पक्की नींव कच्ची ईंटें क्वार्ट्ज, सब के साथ आभूषण, 6 चूल्हे, 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा, गेहूं चावल जवार, एग्जैक्टली आना चाहिए। इसको तो कहते हैं याद करना। आप भगवान जाने कैसे पढ़ते हैं, या तो उनको लेके बैठे रहते हैं 2 1 घंटे में, फिर आपका दिमाग इधर उधर रहता है। और कोशिश कीजिए रात को जब आप 9 बजे पढ़ने बैठे उसके बाद आपका फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए। यदि पढ़ाई करते टाइम भी आपका फोन ऑन है ना, तो अगली फीस जमा मत करवाना, कोई मतलब नहीं है। पहली फीस जमा, और पहले भी नहीं करवाइए तो मैं कहता हूं मत करवाइए। मैं खुद की कोचिंग को नुकसान पहुंचाते हुए कहता हूं यदि आपको पढ़ाई करते टाइम फोन ऑन रखना है तो प्लीज बंद कीजिए इसको। ये नहीं पार पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के आए हैं। ये केक कतई नहीं है। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों के अंदर एक ट्रेंड चला है कि सिविल की तैयारी करना खुद को कूल लगना है, कि आप किसी को जाकर कह सकते हो कि अरे यार मैं सिविल की तैयारी करता हूं, थोड़े लोगों में इंटेलेक्चुअल दिख जाते हो, कूल दिख जाते हो। तैयारी नहीं होगी आपसे।
तो वो हम हमेशा कहता हूँ, आज आपकी क्लासों में बैठने की जगह नहीं मिलती, कि हमें वहां एडमिशन बंद करने पड़ते हैं कि नहीं भाई इस बैच का एडमिशन हो गए, अब अगले बैच में एडमिशन लेना, इस बैच में बैठने की जगह नहीं है। जबकि आपका जब बैच कंप्लीट होगा ना 18 महीने के बाद में, इस बैच में आधी संख्या नहीं रहेगी। इसका मतलब है कईयों को बीच में ब्रह्म ज्ञान होगा कि भाई ये दुनिया, ये महफिल काम की, तो पैसे लगाने के बाद क्यों ब्रह्म ज्ञान हो। मैं कह देता हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं कह देता हूं इतना आसान नहीं है। अभी भी सोच लिया जाए, फीस जमा नहीं करवाई तो नहीं करवाई जाए, वरना तो एक किस्त करवा दी, अब वो कोचिंग वाले वापस तो देंगे नहीं, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लिया जाए, दूसरी में बंद बंद किया जाए कि अब नहीं पढ़ना आपने। तो यदि आपको फोन चालू रखने, तो फोन बंद रहना चाहिए। आप 18 महीने तक आप फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। 18 महीने तक आप किसी की शादी ब्याह में नहीं जाएंगे। यदि इन 18 महीने के दौरान शादी ब्याह में जाना है, फिर खुद वाले के टोटे हैं, है ना। तो बाद में इनका सोच समझ के किया जाना चाहिए। तो फोन तो मेरे समझ में नहीं आता फोन जरूरी है ही क्यों, क्या क्या करना है फोन का, किसका फोन आ रहा है ऐसा कि भाई। और आपको लगता है कि नहीं भाई मैं पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकता, कोई जरूरी फोन भी आता है सर का, आप कह दोगे सर मेरे पास कोई जरूरी फोन भी आता है, तो आप टाइम बांधिए कि मैं जैसे यहाँ से 7 बजे से जाता हूँ और 9 बजे से पहले पढ़ने नहीं बैठता। आप तय कर लो इन 7 से 9 के बीच में मुझे जो भी बात करनी कर करा लूंगा। मुझे कोई फेसबुक चलानी तो इसमें देख लूंगा, मुझे कोई इंस्टा चलाना तो इसमें देख लूंगा, मुझे ट्विटर फेसबुक चलाना तो ये देख लूंगा, इसके अलावा नहीं। आप जब पढ़ने बैठे फिर भी आपको लगता है कि अब इधर पढ़ने बैठे, उधर ऊपर से आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फिर आप व्हाट्सएप खोलते हो, फिर उसका इधर स्टेटस वगैरह देखते हो लोगों के, दो चार कोई कमेंट वमेंट करते हो, वापस आप रिप्लाई करते हो, दो चार मैसेज होते हो, फिर आपको याद आता है मैं तो पढ़ रहा था, तो आप बंद करते हो, फिर 5 मिनट बाद में आप उधर देखते हो। इसको पढ़ाई थोड़ी कहते हैं लाला। ये पढ़ाई नहीं है, ये फिर खुद को सांत्वना देने के तरीके हैं कि हाँ देखो हमने फीस जमा करा दी 47,000 रुपए और अब हम कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जाके पढ़ रहे हैं, और कोचिंग आना आपको अच्छा ही लगेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ स्प्रिंग बोर्ड में आपको 18 महीने में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज बंक मार लें। आप पहली बार देखेंगे कि पढ़ाई भी इंजॉय होती है यहीं पे आके, कि पाषाण काल जैसा वो सबसे रद्दी टॉपिक है। मुझे लगता है हिस्ट्री में उससे फर्जी कोई टॉपिक नहीं है जो हम 5 दिन से पढ़ रहे थे, फिर भी हमको भला लग रहा था, फिर भी हमारी चीजें याद हो रही थी। क्लास में इंटरेस्ट पैदा करेंगे, ये गारंटी हमारी फीस उसी बात के लिए। ये इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आपके क्लास में बैठने का जी करेगा, आप क्लास आओगे डेली, याद करने का जी करेगा आपके। पर बाद में यहां से जाने के बाद क्या आपकी गतिविधियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो सारी की सारी आपके हाथ में, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि फोन बंद कर दोगे, तो सर घर वालों का फोन आ जाए तो, कोई जरूरी काम हो जाए तो। यकीन मानिए आपके घर वालों को पूरी जिंदगी में आपसे कोई काम नहीं पड़ेगा, है ना? आपकी क्या औकात है आप घर वालों के काम कर दोगे। और वो तो मेरे को दोस्त है, वो हंसते हैं कि अब 2010 के अंदर प्री का पेपर दिया, प्री में पास हो गए तो मेंस में टाइम मिला 2 महीने कुल। तो उन्होंने सिम चेंज कर ली अपने, उन्होंने कहा यार ये मेरी पुराने वाली सिम, दोस्तों के पास नंबर ज्यादा है, वो कॉल करते रहते हैं मेरे को, तो मैं सिम चेंज करता हूँ। तो सिम चेंज की, नई सिम ली और अपने पापा को फोन किया, और पापा कहा कि पापा वो मैंने सिम चेंज कर ली है और ये मेरे नए नंबर है, आपको कोई काम हो तो इस पे कर देना। पापा ने कहा रिपीट करना लास्ट लाइन, मेरे को तेरे से काम पड़े, ये गलत फहमियां निकाल के रखना। मैंने कोई 50-52 साल की जिंदगी धूड़ में थोड़ी मिलाई है जो मेरे काम तू निकालेगा, मेरे काम मुझे खुद कर निकालने आते हैं। तेरे को जरूरत पड़ेगी 1-2 तारीख को किराए के लिए, पैसे के लिए, किसी नंबर से फोन करके भेज दूंगा, फोन कर। और मैं खुद का देखता हूं, मेरे पापा को आज दिन तक मेरे से कोई काम नहीं पड़ा। उनका खुद का ईगो, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना भयंकर है कि उनको लगता है ये क्या काम करेगा। उनका कोई काम होता भी हो किसी तीसरे आदमी से फोन करके काम करवा लेंगे, मुझे नहीं कहते। मुझे लगता है यार अब इसको थोड़ी कहूंगा यार कि मेरा काम कर। कई बार होता है मेरे पापा टीचर है, तो उनके साथ वाले टीचर ने मुझे फोन कर कहते हैं, मेरा छोटा भाई फोन कर कहता है यार रे पापा का एक काम है और वो तेरे को नहीं बता रहे, तू देख ले हो जाए तो मैं कहता यार पापा से बात तो करूं, क्या काम है पूरा समझाए। मैं उनको फोन मिलाता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे कोई काम है, किसने कहा, नहीं तो हो गया हमारे तो। उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को काम के लिए फोन करे। तो आपको भी आपके घर वाले काम के लिए तो फोन ही नहीं करे, और आप काम के नहीं हो इसीलिए यहाँ भेजा है ना, ताकि काम के बन जाओ। तो काम के बढ़ने के लिए इसलिए फोन बंद, पूरी तरीके से बंद। फोन कुछ भी निकाल के नहीं देता आप, पूरे दिन में तय किया जाए कि मैं कई बार देता हूँ क्लास में बच्चा फोन लेके बाहर चला जाता है कि मेरे फोन आ गया। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, मेरे आज दिन तक याद नहीं आया कि मैं क्लास से फोन बाहर लेके गया। आपसे तो ज्यादा काम होते होंगे मेरे, कि मैं तो पैसे वैसे कमाता हूँ, किसी के पैसे वाले का फोन आ जाता होगा मेरे पास तो, या और घर वाले कोई फोन करते होंगे। मेरे आज दिन तक याद है क्लास में किसी का फोन उठाया तो नवीन जी का,
कि रिसेप्शन से उनका फोन आए तो मुझे लगता है हो सकता है कोई ऐसी न्यूज दे रहे हो कि बच्चों की क्लास ज्यादा लेनी है, कम लेनी है, कल की छुट्टी बोलनी है, टेस्ट बोलना है। ये वो भी मैं तब तक उठाया करता था ज्यादातर जब तक ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठते हैं तो ये मेरे को उधर से मैसेज कर देते हैं, सर नवीन जी का फोन है, ये करना है। तो मेरी याद ही नहीं आता कि 10 साल में कोई फोन उठाए। तो मेरा फोन सुबह 6:45 से लेकर शाम के 8:15 तक साइलेंट मोड में है। जितने फोन आ गए शाम को मैं देखता हूँ कि उसमें 80 मिस कॉल पड़ी है, तो मैं देख लेता हूँ कि इनमें एक आधी काम की है, मुझे लगता है कि यार इसने किसी जरूरी काम के लिए किया तो कर लेगा, मैं कर देता हूँ वापस। वरना मुझे लगता है इसको जरूरत है अपनी तो ये करेगा, जब टाइम मिलेगा तब कर लेगा, अपने क्यों करें वापस। और आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वजह से कोई मर गया। भाई इससे भयंकर काम तो यही हो सकता है ना कि कोई मेरे को फोन करेगा, भाई तू लास्ट है भगवान के बाद, जस्ट तू ही बचा है और कोई भी बचा नहीं सकता इस आदमी, तू बचा, अपने डॉक्टर तो है नहीं कैसा कुछ कर पाएंगे, तो फोन बंद रखा जाए। इसलिए फोन का इस्तेमाल, जितना फोन का इस्तेमाल करोगे आप अपने सिलेक्शन से उतने दूर हो। इसलिए पढ़ाई करते टाइम तो दो चीजें, उस टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, टेबल कुर्सी से उठना नहीं है, कम से कम 2 घंटे की सीटिंग तो होनी ही चाहिए। फिर आप बढ़ाइए थोड़ा। पहले दिन आप बैठे 9 से 11 तक बैठे, 11 बजे के बाद आपको लगेगा पैर झंझनाएंगे, आपका जीव करेगा आप उठ के जाएं, आप पानी वानी पी के आ जाए, घूम फिर के आ जाए, थोड़ा सा वापस आगे बैठ जाए, 15-20 मिनट बाद वापस आगे बैठ जाए, एक राउंड और लगे कि मैं घंटे 1.5 घंटे का एक राउंड और लगाता हूँ, 12:30 तक और बैठता हूँ या 12:45 तक, जब तक आपको नींद नहीं है तब तक बैठने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ा लीजिए कि यार कल अपने बैठे थे 3 घंटे, आज अपने 3.5 बैठ जाते हैं, आज अपने 4 बैठ जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे वो टेबल कुर्सी पे मजे आते हैं, आप 6-6 घंटे बैठ जाते हो। आप कभी संडे को सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह पूरे दिन आप टेबल कुर्सी पे बैठे रहे, हैबिट अच्छी होगी, चीजें याद होगी, चीजें स्थायी रहेगी आपके दिमाग में। और कोशिश किया कीजिए सुबह जितने भी बजे उठते हैं, कोई जरूरी नहीं आप जल्दी उठे, कई बार कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, हो जाता है जल्दी उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर कई बच्चे रात को सोते ही 2 बजे, मैं 2 बजे तक सर आराम से पढ़ लेता हूँ, तो फिर सुबह मैं कहूँ उसको 6 बजे उठते तो अन्याय है ना। तो आराम से उठिए, 7 घंटे डेली सोना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आप 7 घंटे से कम सो। यदि आप 7 घंटे से कम सोते हो इसका मतलब पढ़ाई ढंग से नहीं करते। पढ़ाई ढंग से की भी होगी तो 7 घंटे से पहले आंख नहीं खुलेगी आपकी, मेहनत की भी होगी तो। और 7 घंटे तो सोना ही है, आपका बुढ़ापा थोड़ी नींद कम आती है, जितनी सही नींद आएगी उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। ये सब बकवास है, मैं 3 घंटे सो यार, 4 घंटे सो यार, बीमार हो जाओगे, पागल खाने भेजना पड़ जाएगा। तो 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात को, घंटा पौने घंटे की नींद हो सके तो दिन के अंदर ली जाए। दिन में नहीं लेनी है तो फिर 7 घंटे अपने रात को सो लिया जाए। आप 12 बजे सोए, आप आराम से 7 बजे उठिए। एक कोशिश कीजिए कि 7 बजे उठे, डोट उठते मुंह हाथ धोया, आपका चाय पीनी है तो आपको चाय पियो, नहीं पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाथों हाथ सबसे पहले बुक लेके बैठे, बिना किसी से बोले, ना फोन देखना, ना अखबार उठाना, ना किसी से बोलना। अपने रूममेट को कहिए कि सुबह सुबह 1 घंटे मेरा मौन व्रत है, 1 घंटे बाद मैं बोल लूंगा तेरे से, राम रूमी भी बाद में कर लूंगा। 1 घंटे तक रात को तय करके सोइए कि मुझे क्या पढ़ना है। अपने दिमाग में तो होता ही है कि हाँ यार ये इतनी चीज तो हो गई, ये एक चीज बची। इकोनॉमी में सर ने ये जो टॉपिक पढ़ाया था रात को पढ़ा था, याद नहीं हुआ, सुबह पढ़ूंगा। या ये जो कल वाला टॉपिक था ये मेरे थोड़ा कम याद था, ये सुबह पढ़ूंगा। सुबह उठते 1 घंटे तक वो टॉपिक पढ़िए, 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलना। 1 घंटे बाद में अपने रूममेट से कोई बात करनी है आप वो बात कर लीजिए, आप बाहर घूम के आना चाहते हो आप बाहर घूम के आ जाइए, पर ये कीजिए। आप और कोशिश कीजिए रात को, शाम को डेली खाना खाने के बाद में आधे पौने घंटे दौड़िए, वॉकिंग कीजिए, दौड़ने का मतलब वॉकिंग कीजिए। और उस वॉकिंग के दौरान दो चीजें कर सकते हैं आप, या तो आप चीजों का रिवीजन कीजिए कि यार मैंने जो कल पढ़ा था उनका रिवीजन हुआ कि नहीं। नॉर्मल खाली दिमाग में मोटी मोटी बातें आनी चाहिए कि सर ने कल क्या लिखवाया था, इतना तो दिमाग में आना चाहिए कि कल सर ने कुछ सेंटर लिखवाए थे, सेंटर लिखवाए थे कि पिंड पांडलिया था, उनके अंदर झाड़ोल था, उनमें कोल माहौली था, उनमें मल्लाह था, उनमें एलना था, नलियासर था, नंदलालपुरा था, किरोड़ौत था, चितवड़ी था। कुछ शैल चित्र बताए थे सर ने, सोहनपुरा था, डडीकर था, हरसोरा था, कन्यादय था, गरदड़ा था, अलनिया था। अलनिया वाले चित्रों की खोज जगत नारायण ने। सर ने बताया 1803 में भरतपुर अलवर, लॉर्ड वेलेजली, 17 में करौली कोटा, 18 के अंदर बाकी सब, लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉन मेलकम। सिरोही 1823 सबसे लास्ट के अंदर था, पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंट। डेविड डॉक्टर लो ने दिल्ली के अंदर बैठता है, रेजिडेंट फॉर राजपूताना है। 1832 में एजीजी अब्राहम लोकेट है, ये 6 छावनियां है, 45 के अंदर उधर उधर भेज दिया गए थे और बाद में 6 महीने की व्यवस्था 64 में कर दी गई। इन 6 छावनियों के बाद यहाँ का जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। सर नहीं था बताया था, उस आधे पौने घंटे के दौरान वो करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं करते आप, बीबीसी हिंदी के समाचार आते हैं बहुत अच्छे, आप मोबाइल अपना ईयरफोन कानों के अंदर डालिए, बीबीसी हिंदी के आधे घंटे के समाचार सुन लीजिए, करंट का करंट तैयार, उसके लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और बीबीसी हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, तो आपको हिंदी अच्छी याद होगी आपके, आप अच्छे शब्द पकड़ पाएंगे। डेली एक ही न्यूज को 4 दिन तक सुनेंगे तो आपकी करंट वैसे तैयार हो जाएगी। आप यूट्यूब पे सीधा जाएंगे, यूट्यूब पे लिखिए बीबीसी हिंदी, एक कार्यक्रम आता है उनका दिन भर, बीबीसी हिंदी दिन भर, आधे घंटे के समाचार है, डेली सुन लो। पर ये व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। आप जो अब तक अपने जो भी फंडे लगाते आए थे ना वो कभी नहीं लगाने। एक और, घर पे जाके केवल यही पढ़ना है जो कोचिंग के अंदर पढ़ाया गया है।
कि स्टूडेंट इसमें डेढ़ सियाने होते हैं। कोचिंग में चल रही है हिस्ट्री और इकोनॉमी, घर पे जाकर पढ़ता है पॉलिटी। ये तो हो ही रहा है। एक माह और कर लेता हूं ना, जबरदस्ती सियाने बनने की कोशिश नहीं करनी, केवल उतना जितना कोचिंग में चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। यदि आपको अलग पढ़ना है फिर कोचिंग बंद कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करने की। लोगों के बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होते हैं, आप करवा लीजिए। कौन कहता है कोचिंग में आने से सिलेक्शन होंगे? वैसे भी लोग करवा लेते हैं, टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा, और क्या फर्क पड़ता है, आप करवा लीजिए उसको। पर यहाँ आए हैं, यहाँ फीस दे दी, फिर यहाँ के हिसाब से पढ़िए, वरना आप लोगों से पिछड़ेंगे। पहले बड़ी मेरी बात है, तो नोट्स बनाना सीखोगे, है ना। और ये तो कोशिश ही किया करो। मेरे को याद आता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ा करते, मेरे तो ऑप्शनल हिस्ट्री था यार, इसमें आईएएस में उधर मेंस देते तो ऑप्शनल हिस्ट्री था। लिटरेचर क्लास में लिखाते कि सांगा ने बाबर को हरा दिया। सर अगली कोई लाइन लिखा दे, लेकिन इस युद्ध में बाबर ने सांगा को हरा दिया। मैं हमेशा कोशिश करता कि यार हर बार ये हरा दिया नहीं लिखना। एक बार लिखवाया सर ने सांगा ने बाबर को, सर एक ही बोलेंगे हरा दिया, क्योंकि टीचर यदि शब्द चेंज करेगा ना तो बच्चों के साथ फ्रिक्वेंसी गायब हो जाएगी उसको। तो सर ने बोला सांगा ने बाबर को हरा दिया, मैं लिख लिया हरा दिया। अगली बार सर ने बोला बाबर ने सांगा को हरा दिया, अपने लिखा पराजित कर दिया। एक शब्द अपने को आता है यार, अपने इतने भूंगल थोड़ी है कि अपने हिंदी के पर्यायवाची नहीं आते। अगली बार कोई और आया, उसमें लिखा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया, अपने लिखा कुंभा ने महमूद खिलजी को मात दी। अगली बार और वर्ड आया कोई, तो उसके अंदर मान लो आया कि अकबर ने हेमू को हरा दिया, अब लिखा अकबर ने हेमू को नेस्तनाबूद कर दिया। अगली बार कोई वर्ड आपने आपने उसको लिखा शिकस्त प्रदान की। कम से कम हार के 4 पर्यायवाची तो सीखे। क्या हरा दिया हरा दिया हरा दिया, इतना सिंपल थोड़ी है। टीचर का काम है कि वो चीजों को सिंपल करके बोले, अपने तो कम से कम अपना तो लेवल अप रखें कि हराने के मैं दूसरे पर्यायवाची जानता हूं, मैं उनका इस्तेमाल भी कर सकता हूं। मैं आपको लिखवाता हूं, यहां से ये चीज प्राप्त हुई, आप लिखो ना मिली। हर बार क्यों प्राप्ति करना उसको, आपको ना ये चीज यहां से एकत्र की गई, ये चीजें यहां से इकट्ठी की गई। अलग अलग शब्द आपके पास में कितने होते हैं। और उससे भी ज्यादा दया तो मुझे तुम इंग्लिश मीडियम वालों पे आती है। तुम भी वो इंग्लिश लिखते हो जो मैं बोलता हूं। मैं टिपिकल मारवाड़ी मीडियम का स्टूडेंट हूं, जिन्होंने 7th क्लास के अंदर आके एबीसीडी सीखी थी। 6 के 5वीं तक तो पढ़े नहीं, 6 के अंदर आए तब उन्होंने बताया कि ये पूरे साल ये पढ़ाई उन्होंने कि ये याद करनी। लास्ट में जाके उन्होंने हालात बदले, उन्होंने कहा ये भी याद करनी पड़ेगी। तो हमें लगा यार फिर ये करवाई क्यों थी। तो 7 से जाके सीखे कि अच्छा इंग्लिश नाम की भी कोई चीज होती है। और हमारी 12th तक अंग्रेजी वैसी पढ़ी हुई है कि टीचर आता हर बार 10 सिखा के जाता। और हमारे 10 सीखने को एकमात्र तरीका था, चुका है चुकी है चुके हैं, रहा है रही है रहे। मैं हमेशा हंसता हूं कि यार उन 10 में कभी तो कोई सुधार करो रे। आज दिन तक वही चल रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना, मेरे वहां जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। कभी तो टाइम पे जा, हर बार ट्रेन क्यों निकाल देता है तू अपने। सब जगह एक जैसे सेंटेंस, वो फर्जी से अंग्रेजी सीखी। ये अंग्रेजी आपको जो लिखवाते हैं, ये अंग्रेजी तो तब सीखी मैंने जब ये ऊपर पड़ गई आगे। कि जब ये आप क्लास में बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा आने लगे, पहले शुरुआत में हिंदी मीडियम के नोट्स लिखवाते, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आप ही लिख लेते। फिर इंग्लिश के बच्चे ज्यादा आने लगे तो मुझे लगा इनसे खुद से नहीं लिखा जाएगा, टाबर भी आते हैं छोटे छोटे, अपने थोड़ी तैयारी करते हैं, तैयारी करके लिख लेते। तो मैं बोल देता हूँ। फिर मेरे ये सेंटेंस सीधे सीधे याद किए हैं कि भाई अपने ये शब्द इस्तेमाल करेंगे ताकि अपना तारतम्य बना रहे इनके साथ में। तो भी मैं इंग्लिश में तो खूब बार कोशिश करता हूं, मैं मेरे सेंटेंस चेंज करता हूं। यार यदि एक बार कलेक्टेड लिखा तो इस बार फाउंड लिखूंगा, एक बार गदर्ड लिखूंगा, अलग अलग लिखूंगा ताकि मुझे तो अंग्रेजी आ जाए। स्टूडेंट तो वो सेम लिखता है, डिफीटेड 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 लिखता है। तो मुझे लगता है अंग्रेजी, और उससे मुझे तब भला तो बहुत लगता है जब कई बार मैं इंग्लिश की कोई लाइन बोलता हूं और स्टूडेंट बाद में मेरे कहता है सर रिपीट करना। मुझे लगता है मतलब अपने रिपीट करेंगे ये लिखेगा। ये थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम का, ये अपने से सुनना चाहता है। मेरी मम्मी को ये पता चल जाए कि इंग्लिश मीडियम वाले मेरे से लिखते हैं, हार्ट अटैक का दौरा है मेरी मम्मी के। वो इतनी खुश हो जाए इस बात पे कि मतलब मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है और बाकी इंग्लिश वाले लिखते हो रहे हैं। भाषा पे कमांड लाइए, ये पूरी तैयारी भाषा की है। और यदि आपको भाषा नहीं आती है तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे मास्टर बनने के बाद मेरी भाषा खराब हो गई। मैं खुद लिखता था तब इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता था, पर अब मैं कई बार एक भी ढंग का अच्छा शब्द बोल जाता हूं तो बच्चे मेरी तरफ देखते हैं है क्या। कि मैं कई बार किसी में यह भी बोल जाता हूं कि मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो न तो उसको प्रशस्त लिखना आता, न उसको पता कि प्रशस्त होता क्या है। तो जब मरने दे रहे, अगली बार ये लिखा है मार्ग खोल दिया। खोलना समझ में आता है इसको, प्रशस्त नहीं आता इसके समझ में, तो अपने रहने दे। मैं थोड़ा सा बोल जाऊं कि इसका उसके साथ तादात्म्य स्थापित किया गया तो उसको लगता है तादात्म्य,
पहले तुम उसको लिख के बताऊं तादात्म्य में क्या होता है, फिर उसको समझाऊं और तादात्म्य में क्या होता है। तो मुझे लगता है मेरा काम हिंदी पढ़ाना नहीं है, मेरा काम हिस्ट्री पढ़ाना है। मैं सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर लूंगा, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा इनको ठीक ठीक सी, ताकि इनको हिस्ट्री समझ में आ जाए, घर पे जाके अपने हिसाब से कर लेंगे। जिन बच्चों की लैंग्वेज अच्छी होगी वो अपने हिसाब से अच्छे लिख लेंगे, जिन बच्चों की लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी फूटे उनके, तैयारी और कीजिए। इसके अंदर कुछ ही नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है, भाषा थोड़ी पढ़ाई जा सकती है, पर मेहनत कीजिए। ये तैयारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव दोगे सब्जेक्टिव दोगे, बोलना है, आगे जाके तीनों जगह काम आएगी। अभी थोड़ा इन्वेस्ट करोगे चीजों को, अभी थोड़ा टाइम लगाओगे इसके अंदर, तो चीजें स्मूथली हो जाएगी आपकी, वरना अचानक ऊपर बाहर पड़ेगा आके, तब ये चीजें कर नहीं पाओ। आई बात समझ में? लिखो अब आगे, तो ध्यान रखा करो थोड़ा, क्या यूं एक एक लाइन लिखते रहते हो। कौन सा लिखा? बिठोड़ा का युद्ध। तो कब हुआ बिठोड़ा का युद्ध? बिठोड़ा कहां पड़ता है? पाली। अंग्रेजों का कैप्टन कौन है? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर से कौन है? कुशलराज सिंह भी। सामने सेना किसकी लड़ रही? उनके साथ कौन सी छावनी की फौजी? एरनपुरा। जीत किसकी हुई? कई फौजी शहीद हुए, पर जोधपुर के एक बड़े सेनापति शहीद हुए, उनका नाम क्या था? होनार सिंह पंवार। इसके 10 दिन बाद अगला युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध। चेलावास भी पाली में एक जगह पड़ती है ना। 10 दिन बाद में मतलब कब होगा बताओ? 18 सितंबर को। अच्छा, जब अंग्रेज इस युद्ध में हार के गए तो अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, यार अंग्रेज गए, जोधपुर के राजा की सेना गई साथ में, हार के आ गए। तो उसने उन दिनों अपना यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वह क्रांति में अपना एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा मैं खुद जाऊंगा इस बार, और मैं खुद जाके हरा के आऊंगा इनको। इनकी इतनी औकात हो गई कि हमें हरा के भेज दे। और उसने साथ में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को कहा तू आजा। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। क्या नाम था? सामने तो वही, कौन सी सामंत लड़ रहे हैं आपके? कुशाल सिंह चंपावत। और साथ में कौन सी छावनी के फौजी हैं? एरनपुरा। उतार लो भाई, कौन कौन? एजीजी खुद आया था, एजीजी का नाम क्या बताओ देखे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पॉलिटिकल एजेंट आया था, उसका नाम क्या है? लिख लेना कोष्टक में, पीए पॉलिटिकल एजेंट। और सामने हुआ के सामंत कौन लड़ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत। सुनना देखो क्या हुआ। एक तरफ सेना पड़ी है आपकी कुशाल सिंह चंपावत की, इधर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ गया सामने। पैट्रिक लॉरेंस और कुशाल, तब तक मैकमेसन आया नहीं था, मैकमेसन लेट हो गया थोड़ा। कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना आपस में लड़ी, तो शुरुआत वाली में कुशाल सिंह चंपावत की फिर जीत हुई। तो जैसे शुरुआत की थोड़ी झड़प हुई, कुशाल सिंह चंपावत जीतने लगे, तो इधर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगा यार फालतू में पंगा नहीं लेना, एक बार थोड़ा पीछे हटते हैं। तो ये बेचारा थोड़ा पीछे हट गया, और मैकमेसन का वेट करने लग गया कि मैकमेसन आएगा फिर मिलके मारेंगे आज कुशाल सिंह चंपावत। इतने में मैकमेसन आया इधर से। अब मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि अपने वाली फौज ये है या अपने वाली फौज ये है। रीजन दो थे। एक तो पैट्रिक लॉरेंस के पास अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों की ड्रेस पहन रखी है उसने। कुशाल सिंह चंपावत के पास भी एरनपुरा की सेना है, एरनपुरा वालों की ड्रेस वही थी जो अंग्रेजों की थी। पहले तो अंग्रेजों के फौजी थे तो वो सेम ड्रेस पहन के खड़े थे। फिर थोड़ी देर पहले ये युद्ध को जीते हैं, छोटी मोटी झड़प जीते हैं, इसलिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि जिंदाबाद, जीत गए जीत गए। तो मैकमेसन को लगा कि ड्रेस यही है तो अपने वाली फौजी है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो पक्के जीत गए होंगे, इसलिए अपने वाले, इसलिए मैकमेसन बेचारा इधर चला गया। और ये तैयार ही बैठते उनका, आज तू अच्छा। जैसे मैकमेसन गया, इन्होंने मैकमेसन ने गर्दन काटी, और मैकमेसन ने गर्दन काट के डांस किए। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांखियो, मैकमेसन ने मार के ना अवे माथे टांगियो। मैकमेसन को मार के कहां टांग दिया गया? अब वो सामने पैट्रिक लॉरेंस ने जब देखा कि डाकियों ने सरेआम काट के डांस किया है, उसने कहा चप्पलें हाथ में लो। तो अजमेर से पहले अंग्रेजों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लिखो, इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कुशाल सिंह चंपावत ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कुशाल सिंह चंपावत ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कुशाल सिंह चंपावत ऑल्सो वन दिस बैटल। कुशाल सिंह मैंने कैसे लिखा है? फिर बोर्ड पे देख के भी सही नहीं लिखता। किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह। किसको मार दिया गया?
लिख लो, मैकमेसन को मार दिया गया, मैकमेसन वॉज मर्डर्ड, मैकमेसन को मार दिया गया, मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। तो कोई पूछे भाई कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मार दिया गया था, तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मार दिया गया था? मैकमेसन, मैकमेसन को मार दिया गया। तो चेलावास में ना मैकमेसन की समाधि बनी हुई है और लोग वहां पे पूजा करते हैं। मैकमेसन मन्नतें पूरी करता है। मैकमेसन चेलावास का लोक देवता है। भला आदमी था बापड़ा, फालतू में इनके चक्कर में आ गया तो शहीद हो गया उस युद्ध के अंदर, तो भोमियोसा महाराज बन गए। तो मैकमेसन, कर्नल डिक्सन, ये सारे भोमियोसा अपने। अब भाई साहब ये अंग्रेज जब इस युद्ध को हार के गए तो अंग्रेजों में एक बात फैली कि यार अव्वा वाले क्यों नहीं हार रहे, दो युद्ध जीत गए यार अपने से। तो किसी ने कहा अव्वा वालों के पास सुगाली माता है। कौन सी माता है? और जब तक उनके पास सुगाली माता है तब तक उनका बाल भी बांका कोई, क्योंकि जैसे उनका एक भी फौजी मरता है वो उसको लेके सुगाली माता के जाते हैं, पत्थर को कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, और सुगाली माता उस मुर्दे को क्या कर देती है, जिंदा। इसलिए अव्वा के फौजी मर ही नहीं रहे। और जब अगलों के फौजी नहीं मर रहे तो अपने तो कितने मार देंगे वो तो हर बार जिंदा हो के वापस आ रहे हैं। वीडियो गेम चल रहा है उनकी तरफ से। तो उधर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले 4 महीने तक अजमेर वाले अंग्रेजों की औकात नहीं भी अव्वा पर अटैक कर दे। दिल्ली वाले कह कह के मर गए। कलकत्ता दिल्ली से मैसेज आएगी, जाओ जाके बदला लो, मैकमेसन को मारा है। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ना, हम नहीं जाएंगे। कहा आदमियों से लड़ा जा सकता है, फौजियों से लड़ा जा सकता है, देवी देवताओं से लड़ाई थोड़ी हो। साक्षात सुगली माता खुद लड़ रही है उनकी तरफ से। फाइनली दिल्ली से फौज आई, अजमेर वाले अंग्रेज नहीं गए। इस बार वो आए 4 महीने बाद में, बाकी जगह क्रांति दबा दुबू के, इस बार उन्होंने डायरेक्ट अव्वा पर हमला किया। कहां पर हमला किया? लिखो अव्वा का युद्ध, बैटल ऑफ अव्वा। सब ये पाली में जगह है। 20 जनवरी 1858, देख लो, सितंबर के बाद जनवरी 4 महीने बाद ही आएगी। अंग्रेजों की तरफ से उधर से दिल्ली से आता है कर्नल होम्स। जोधपुर राजा तक्षी ने कहा तुम आओ सही रहे, कोई देवी नहीं है मैं जानता हूं, देवी की बोतल से डालेंगे अपने। जोधपुर राजा ने अपना एक बंदा भेजा, हंसराज जोशी। जोधपुर की तरफ से कौन है? हंसराज जोशी। सामने अहुआ के सामंत लड़ रहे हैं। अहुआ के सामंत का नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपत। कुशाल सिंह चंपावत। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। सामने कौन लड़ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के सामंत है? अहुआ के सामंत। 20 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 20, 21, 22, 23। चौथे दिन जाते जाते कुशाल सिंह की समझ में आ गई कि इस बार अपनी पार तो। हुआ क्या था, सितंबर से जनवरी 4 महीने का टाइम पड़ा था, तो एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली चले गए। एरिनपुरा वाले फौजी, एरिनपुरा वाले ने कहा भाई ठीक है, हमने 2 युद्ध लड़ लिए, अब हम दिल्ली जाएंगे। तो इनकी सेना एक तो थोड़ी कम भी हो गई थी, एरिनपुरा वाले निकल गए, और अंग्रेजों की सेना ज्यादा भी आई थी। इनको लगा पार तो नहीं पड़ी, तो क्या किया जाए। तो कुशाल सिंह ने कहा मैं सहायता के लिए मेवाड़ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? भाई ये मारवाड़ के लोग हैं, मारवाड़ के इधर पाली की एक तरफ पड़ता है मारवाड़, और पाली की एक तरफ क्या पड़ता है? मेवाड़। तो मैं सहायता के लिए कहाँ जाऊंगा? मेवाड़। तो कहा भाई युद्ध को लीड कौन करेगा? तो इनके एक छोटे भाई थे, पास में गांव पड़ता था लांबिया। कौन सा गांव था? और वहां पर इनके भाई थे पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? तो ये तो अहुआ के सामंत, और वो कहाँ के सामंत थे? लांबिया। तो लांबिया के सामंत पृथ्वी सिंह, इनको कहा वह आप तो युद्ध का नेतृत्व करो, और कुशाल सिंह जी सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मेवाड़। देखो, युद्ध के बीच में, इन मिडल ऑफ द बैटल, युद्ध के बीच में, इन मिडल ऑफ द बैटल, युद्ध के बीच में, इन मिडल ऑफ द बैटल, कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प या टू गेट सपोर्ट। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट सपोर्ट। सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट सपोर्ट। अतः पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। अतः पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल।
पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पर अगले दिन 24 जनवरी को ये हार ही गए थे। अंग्रेज 24 जनवरी को आउवा पर कब्जा कर लेते। कब कब्जा कर लेते? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, on 24 जनवरी 1858 एडी, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, on 24 जनवरी 1858 एडी, अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउवा। अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउवा। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउवा तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उन्होंने कहा ये माता जी इनके पास रहेगी तो वापस ये जिंदा हो जाएंगे, तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड ब्रॉट आइडल ऑफ सुगली माता, एंड टुक आइडल ऑफ सुगली माता, कुछ लिख तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड ब्रॉट आइडल ऑफ सुगली माता। किसकी मूर्ति उठाकर ले गए? सुगली माता की मूर्ति। तो कोई पूछे भाई 57 की क्रांति में आउवा की देवी कौन सी थी? तो कौन सी थी? काले संगमरमर की मूर्ति थी। कैसी मूर्ति थी? लिखो, यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। महिषासुर मर्दिनी टाइप की मूर्ति होती है। इसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ। अंग्रेजों ने इसको, अजमेर में एक म्यूजियम था, राजपूताना म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम था? लिख लो। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। लेकिन बाद में जब अपना देश आजाद हुआ तो अपने पाली में एक म्यूजियम बनाया गया, बांगड़। कौन सा म्यूजियम बनाया गया? देख लो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रख दिया गया था। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। कुशाल सिंह जी 23 तारीख को मारवाड़ से निकल के कहां गए? मेवाड़। 24 को अंग्रेजों ने आउवा पे क्या कर लिया? कब्जा। अब तो आउवा वापस आने का तो कोई मतलब ही नहीं। युद्ध आप हार गए, आउवा पे कब्जा आ गया, वापस भी आओगे तो अंग्रेज पकड़ के फांसी लगाएंगे आपको। अब क्या करें? तो मेवाड़ में रुक गए। मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना था, उसका नाम था सलुम्बर। क्या नाम था? उदयपुर में एक सलुम्बर नाम की जगह पड़ती है, मेवाड़ का एक ठिकाना था। और यह सलुम्बर में एक सामंत थे, उनका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह नाम करके सामंत। ऐसे मेवाड़ में राजसमंद में एक ठिकाना पड़ता था, कोठारिया। उदयपुर तो कहां पर है? उदयपुर, सॉरी, सलुम्बर तो कहां पर है? उदयपुर। और कोठारिया कहां पर है? राजसमंद। कोठारिया में एक, राजसमंद में कोठारिया नाम का ठिकाना था। यहाँ के एक सामंत थे जोध सिंह। क्या नाम थे? कुशाल सिंह जी। इनके पास गए, इन दोनों ने कहा कि हमारे पास रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज यहां से नहीं पकड़ सकते आपको। तो किस किसने शरण दी बताओ? देखे, केसरी सिंह और जोध सिंह। केसरी सिंह कहां के सामंत है? जोध सिंह कहां के? सलुम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर। कोठारिया कहां पड़ता है? लिखो, मेवाड़ में, इन मेवाड़, मेवाड़ में, इन मेवाड़, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया। कोठारिया राजसमंद में। तथा कोठारिया के जोध सिंह, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह,
सलुम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी। कई दिन तो यहां बैठे रहे, फिर फाइन लगा हुआ, अंग्रेजों का जोर पड़ता जा रहा है, अंग्रेज पकड़ेंगे सही। तब तक क्रांति व्रांति दब भी गई थी चारों तरफ। 1860 में नीमच में सरेंडर कर देते हैं। कहां सरेंडर करते हैं? मैंने अभी बताया था कि मेवाड़ की रक्षा के लिए अंग्रेजों की जो छावनी थी, वो छावनी कौन सी थी? नीमच। ये मेवाड़ में बैठे हैं, सबसे पास में छावनी कौन सी है? नीमच। नीमच के नीमच जाके सरेंडर कर दिया 8 अगस्त 1860 को। कब किया था? लिखो, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। और 9 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को और 9 अगस्त 1860 एडी नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों का कौन आदमी गया? सब कुशाल सिंह। कौन कुशाल सिंह? अरे वही जिसने अपने बिठोड़ा वाले युद्ध में हराया और चेलावास के युद्ध में हराया। चेलावास में तो अपना पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को मार के आहुआ के किले पे टांगा था इन लोगों ने। अंग्रेजों का फांसी लगाओ इसको। कुशाल सिंह का क्यों लगाओ फांसी? ठंड रखो यार, थोड़ी बात तो सुनो। क्यों लगा रहे हो फांसी मुझे? तो तूने हमारे खिलाफ क्रांति की, तूने हमारे बंदे मारे। कि एक बात बताओ मुझे, इस क्रांति के होने से पहले कभी ऐसा हुआ कि आप आए अहुआ और मैंने आपका स्वागत सत्कार ना किया? अंग्रेजों का ना ऐसा नहीं हुआ, हमेशा स्वागत सत्कार तो बहुत ढंग से किया। कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का काम किया हो? अंग्रेजों का नहीं किया। ऐसा हुआ कि मैंने कभी आपके खिलाफ कोई पीठ पीछे भी गाली गलौज की हो छोटी मोटी? अंग्रेजों का नहीं किया। आपकी और मेरी कोई पुरानी दुश्मनी है कि नहीं? तो मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? मैंने आपके खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। तो अंग्रेजों का तो तेरी क्रांति किसके खिलाफ थी? उसने कहा तख्त सिंह। जोधपुर वाले तख्त सिंह से नहीं बनती, और उसको तो मारूंगा मैं। एक बार छोड़ो, मैं वापस जाके लड़ूंगा उससे। अंग्रेजों का पर यार एक बात तो बता। ठीक है, मान लिया तेरी क्रांति तख्त सिंह के खिलाफ थी, पर तू एरिनपुरा वाले फौजियों को अहुआ क्यों लेके गया? एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तू उनको अहुआ ले गया। अरे सर सुनो, मैं अहुआ नहीं लेके गया, वो जबरदस्ती आ गए थे। बाकी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप जानो ना, आपका काम जाने। अंग्रेजों का हम जांच करवाएंगे तेरे के साथ। कितनी बारी जांच करवाओ। एक कमीशन बिठाए, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? और भगवान जाने कुशाल सिंह ने टेलर कमीशन को क्या लॉलीपॉप दिया। इस टेलर कमीशन ने लिखा गया कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ क्रांति नहीं की, इसलिए कुशाल सिंह को छोड़ा जाता है। अपने राजस्थान में या पूरे भारत में सारे क्रांतिकारियों में सबसे बड़े कोई क्रांतिकारी में राजस्थान वालों में तो कुशाल सिंह है। और अंग्रेजों को बुद्धू बनाने में भी कामयाब हुए तो कौन है? कुशाल। लिखो, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। अंग्रेजों ने टेलर आयोग का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। अंग्रेजों ने टेलर आयोग का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। अंग्रेजों ने टेलर आयोग का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। कौन से आयोग का गठन किया था? टेलर आयोग का। किसने? अंग्रेजों ने। किसकी जांच के लिए? किसका गठन किया? टेलर आयोग का गठन किया। अब बाद में कहा छोड़ दिया जाए, तो कुशाल सिंह वापस आ गए, अहुआ आए। अहुआ की तरफ आने लगे तो तख्त सिंह ने कहा कि देखो अहुआ आ गए तो देख लेना, मैं अहुआ में घुसने नहीं दूंगा। कुशाल सिंह ने वापस कहा अंग्रेजों को कि ये तख्त सिंह तंग कर रहा है और तख्त सिंह कर रहा है, मैं गिरफ्तार करूंगा। अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त है और कुशाल सिंह तुम हाथ। तख्त सिंह ने कहा अरे बोलियो ऐसे थोड़ी होता है यार, इन्हें बंदे मारेंगे। ना ना ना, इसकी लड़ाई तेरे खिलाफ थी, पर हमारा दोस्त है, हम इसको तेरे को भी इसको हाथ लगाने नहीं। और कुशाल सिंह का, कुशाल सिंह जी आप एक काम करो, उदयपुर शिफ्ट हो जाओ। कहां शिफ्ट हो जाओ? फिर कुशाल सिंह जी उदयपुर रहे थे। 1864 में उनकी मृत्यु भी कहां हुई थी? उदयपुर। लिख लो, कुशाल सिंह का अंतिम समय उदयपुर में बीता था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह का अंतिम समय उदयपुर में बीता था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह का अंतिम समय उदयपुर में बीता था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। तथा 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड इन 1864 एडी। तथा 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड इन 1864 एडी।
1864 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अच्छा, कुशाल सिंह के साथ में जोधपुर के कई और सामंत भी लड़े थे भाई। हुआ क्या था भाई, तख्त सिंह गुजरात से आए थे, तो कुशाल सिंह नहीं, कईयों की नहीं बन रही थी। कुशाल सिंह ने झंडा उठाया तो झंडे के नीचे कई बाकी लोग भी आ गए थे। लिखो, कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत। कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत, एक लिस्ट बना लो। अदर फ्यूडल लॉर्ड्स हु सपोर्टेड कुशाल सिंह। अदर फ्यूडल लॉर्ड्स हु सपोर्टेड कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह अलनियावास, कौन कौन है बताओ देखे। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है 57 की क्रांति में थे? पढ़ना आज घर पे जाके दोबारा पढ़ना। तो बहुत बाद में तख्त सिंह के बेटे जसवंत सिंह बने थे, उनके भी बहुत बाद में। क्या क्या बताओ देखे। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह। आसोप पाली में एक जगह पड़ती है। आसोप तो कहां पे, सॉरी आसोप तो है जोधपुर में, और गुलर और अलनियावास है नागौर में। लिख लो, आसोप के आगे लिख लो जोधपुर, और गुलर और अलनियावास के आगे लिख लो पाली। नागौर रे, पाली क्यों निकल, नागौर। आसोप तो कहां पे आपका, जोधपुर। अलनियावास और गुलर दोनों कहां पे? ठीक है ना, पहले एक बुखार आया करता, उस बुखार को बोलते गुजराती बुखार। क्या बोलते? गुजराती बुखार। नाम तो भूल गया, गुजराती बुखार कुछ नाम भी हुआ करता था, और गुजराती बुखार था। उस गुजराती बुखार ज्यादा चढ़ता ना, तो गुलर एक पेड़ होता है गुलर का, तो गुलर के पत्ते पीस के पिलाते हैं, तो बुखार का असर क्या हो जाता, कम। तो कहते बिशन सिंह गुलर की और तख्त सिंह की आपस में बनती नहीं थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था, तो तख्त सिंह ने बिशन सिंह को आंखें दिखाते हुए कहा कि बिशन सिंह, मैं गुजराती हूँ, ध्यान रखना, यूं हल्के में मत लेना। मतलब जैसे गुजराती बुखार आदमी को मार देती है, वैसे मैं गुजराती हूँ, मैं मार दूंगा कभी। तो बिशन सिंह ने वापस यूं टांग पे टांग धरका, तो मैं गुल्लर को हूँ। गुजराती बुखार किससे उतरती है? गुल्लर से उतरती है। तो ये बुखार तो उतारनी आती है मेरे को, मत चिंता करना बोलेगा। अच्छा, पहले दो युद्ध हुए। पहले युद्ध कौन सा हुआ आपका? बिठोड़ा। फिर कौन सा हुआ? चलाओ। 18 सितंबर को चलावास हो गया। फिर बीच में 4 महीने का टाइम पड़ा है, तो एरनपुरा वाले फौजियों ने कहा अब हम दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा हमने आपका साथ दिया, आप हमारा साथ दो। तो एरनपुरा वाले फौजियों के साथ में दिल्ली की तरफ कोई गए थे, तो वो थे शिवनाथ सिंह। कौन थे? तो कोई पूछेगा आपसे कि विद्रोही जब दिल्ली की तरफ गए तो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाइन चेंज कर लिखो। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल, ये नारनौल तक चले गए थे, लेकिन नारनौल में अंग्रेजों की फौज आ गई सामने, वहां पे हार के वापस आ गए थे। नारनौल में इनके सामने जो अंग्रेजों का अधिकारी आया था, उसका नाम था गेरार्ड। क्या नाम था? तो किससे हार के आए थे? लिखो, लेकिन नारनौल के पास, बटनियर नारनौल, लेकिन नारनौल के पास, बटनियर नारनौल, अंग्रेज अधिकारी गिराड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गिराड। अंग्रेज अधिकारी गिराड से हार गए थे।
दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गिराड। अंग्रेज अधिकारी गिराड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गिराड। अंग्रेज अधिकारी गिराड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गिराड। किसे हार गए थे अंग्रेज अधिकारी? गिराड से हार गए। शिवनाथ सिंह वापस आए। वापस आते तख्त सिंह ने कहा कि पकड़ो, पकड़ के इनको फांसी लगाई जाए। तो शिवनाथ सिंह ने फिर लड़ाई की। यहाँ आने के बाद तख्त सिंह से और लड़ाई की थी। 35 दिनों तक लड़े थे बड़लू नाम की जगह पे। कहां पे लड़े थे? यहाँ जोधपुर में बड़लू नाम की जगह, वहां पे 35 दिनों तक युद्ध किया था। लिखो, बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बड़लू, शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक संघर्ष किया था। शिवनाथ सिंह स्ट्रगल्ड फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक संघर्ष किया था। शिवनाथ सिंह स्ट्रगल्ड फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक संघर्ष किया था। स्ट्रगल्ड फॉर 35 डेज। कितने दिनों तक संघर्ष किया था? 35 दिनों तक संघर्ष किया था। तो ये बड़लू वाला स्टार लगाना ना, कोई पूछ लेगा कि बड़लू में कौन लड़े थे? कौन लड़े थे? शिवनाथ सिंह, आसो। फिर फाइनल इनके समझ में आ गई कि यार पार पड़ेगी नहीं, तो बाद में जोधपुर के राजा से जाके समझौता कर लिया था। जोधपुर के राजा ने थोड़ा दंड वंड लगाए, लगा के इनको वापस इनका क्या दे दिया? अशोक। बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलियावास जोधपुर के राजा के पास गए नहीं, तो जोधपुर राजा ने उन दोनों की जागीरें जब्त कर ली। गुल्लर भी जब्त कर लिया और आलियावास भी क्या कर लिया? जब्त। तो बिशन सिंह और अजीत सिंह तो लास्ट में बने थे डाकू। यहाँ शेखावाटी इलाके में जोधपुर वालों के गांव लूटा करते थे बाद में। लिखो, बिशन सिंह गुल्लर तथा अजीत सिंह आलियावास डाकू बन गए थे। बिशन सिंह गुल्लर एंड अजीत सिंह आलियावास बिकेम dacoits। बिशन सिंह गुल्लर तथा अजीत सिंह आलियावास डाकू बन गए थे। बिशन सिंह गुल्लर एंड अजीत सिंह आलियावास बिकम dacoits। क्या अजीत सिंह आलियावास क्या बन गए थे? डाकू बन गए थे। आहुआ में जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के दो केंद्र थे। कितने केंद्र थे? रिवोल्ट के दो सेंटर थे इसके। कहां कहां पे? दो मंदिर थे जो सेंटर थे। एक माता जी तो बताई थी मैंने आपको, कौन सी माता जी है? तो ये तो सुगाली माता का जो मंदिर है वो इसका सेंटर हुआ करता। एक शिव जी का मंदिर था, कामेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर था? तो मुझे याद है एक बार आरएस में क्वेश्चन था कि कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो कहां पर है कामेश्वर महादेव मंदिर? आहुआ। कहां पर है? तो दो केंद्र कौन कौन से हैं आहुआ में क्रांति के, बताओ देखे? सुगाली माता मंदिर और, लिख लो, ऐसा कैसे उतार लो, रिवोल्ट के दो सेंटर। सुगाली माता टेम्पल और कामेश्वर महादेव टेम्पल। जिनमें भी पीछे स्वर लगे ना, ये सारे शिव जी के मंदिर है। कामेश्वर। आप जयपुर में मंदिरों के नाम नोटिस करेंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर बना, रेलेश्वर महादेव। जल के प्याऊ के बाहर मंदिर है, जलेश्वर महादेव। थाने के पास में मंदिर है, थानेश्वर महादेव। झारखंड मोड़ पे मंदिर है, झारखंडेश्वर महादेव। रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है, रोजगारेश्वर महादेव। जमीन में थोड़े घुसे हुए महादेव जी है, घुसमेश्वर महादेव। जमीन में थोड़े गहरे महादेव जी है, उंडेश्वर महादेव। महादेव जी कुछ भी हो सकते हैं। कौन कौन से दो केंद्र बताओ देखे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर। दोनों कहां पर है? आहुआ। आहुआ के उतार लिया। कामेश्वर महादेव के स्टार लगाना। तो सुगाली माता अभी तक कॉमन हो गया कि कोई नहीं पूछता। दो बंदों के बारे में और लिख लेते हैं अपने। एक तो हेडिंग डालो तख्त सिंह, याद रहेगा भाई, जोधपुर के राजा थे। तख्त सिंह क्रांति के समय जोधपुर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग रिवोल्ट। क्रांति के समय जोधपुर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग रिवोल्ट। ये मारवाड़ कर लो, जोधपुर एक ही बात थी ना। क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था, क्रांति के समय जोधपुर का राजा था। एक हेडिंग डाल लो कानजी। पता हमने बिठोड़ा का सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने मार दिया था, तो याद तो रहे।
यह बिठोड़ा का सामंत था, ही वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। यह बिठोड़ा का सामंत था, इट वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। तथा कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह चंपावत मर्डर्ड हिम। कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह चंपावत मर्डर्ड हिम। कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। ये भाई अपने चार छावनियों की क्रांति। ब्यावर खेरवड़ा में तो भी नहीं थी, चार छावनियों में, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरंड। इसके अलावा यदि कहीं बड़ी क्रांति हुई तो वो होती कोटा। कहां पे हुई थी? कोटा में पब्लिक क्रांति कर गई थी, जनता क्रांति कर गई थी। लिखो कोटा का जन विद्रोह, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा, कोटा का जन विद्रोह। आगे लिख लेना तारीख 15 अक्टूबर 1857। तो कोटा में जन विद्रोह कब हुआ था बताओ देखे? कोई पूछेगा राजस्थान में वह जगह जहां पे जनता क्रांति में उतर गई थी, वो जगह कौन सी थी? कोटा। कब? कौन कौन नेता कौन थे? लिखो विद्रोही, रिबेल्स। मैं लिखता हूं, वैसे वैसे उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। क्या नाम विद्रोहियों के बताओ देखे? वकील जयदयाल मथुरा और रिसालदार मेहराब खान करोड़। सुनो देखो मेरी बात सुनो। अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? गवर्नर जनरल। राजस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? एजेंट टू गवर्नर जनरल। हर रियासत में कौन रहता? पॉलिटिकल एजेंट। यही था। अब एक राजा के ऑफिस है, एक पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस है। अब राजा को कोई फाइल भेजनी है पीए के पास, पीए को कोई फाइल भेजनी है राजा के पास। ये जो फाइलें लाने ले जाने का काम करता है इसको बोलते हैं वकील। क्या बोलते? तो राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में जो एक अधिकारी हुआ करता है उसको क्या बोलते? वैसे वकील का काम बिचौलिए का ही होता है। वकील काम बिचौलिए का होता है। आपकी बात जज को कहे, जज की बात आप कहे। तो अभी भी मान लो आप में से कोई स्टूडेंट अपसेंट हो और मैं उसको देखते को, अरे यार तुम तो 15 दिन से दिखे ही नहीं, किधर रह गए थे? और उसका पड़ोसी बीच में बोलेगा, अरे सर ये बीमार था। मैं उसको, अरे तुम वकील है क्या? क्यों वकालत कर रहा है इसकी, इसको बोलने दे। मतलब हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा बोलने का कोई प्रयास करेगा वो क्या हो जाएगा? वकील। तो राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में जो मेंबर होता है वो कौन था? कोटा में वकील कौन है? कहां का रहने वाला है? कोटा में नौकरी करता है। लेकिन इसको क्रांति से थोड़े दिन पहले हटा दिया था। जयदयाल को थोड़े दिन पहले वकील के पद से क्या कर दिया था? रीट लेवल सेकंड रद्द। बंदे को नौकरी दे के हटा दो आप, तो बात दुख होता है ना थोड़ा। तो जयदयाल इस वजह से राजा के खिलाफ है, क्योंकि राजा ने उसको हटा दिया। रिसाला का मतलब होता है सेना। रिसाला का मतलब क्या होता है? रिसाला का मतलब क्या होता है? हम पढ़ेंगे आगे। बीकानेर में गंगा सिंह की सेना थी, गंगा रिसाला। गंगा सिंह की सेना थी इसलिए क्या नाम था? जोधपुर में उमेद सिंह की सेना थी, उमेद रिसाला। तो रिसाला का मतलब क्या होता है? जो सेना का अधिकारी हो, रिसालदार। जो सेना का अधिकारी हो क्या कहलाए? तहसील का अधिकारी, ठेके का अधिकारी, रिसाला का अधिकारी। तो रिसालदार मतलब हो गया सेनापति। क्या हो गया? और कौन है सेनापति? कहां का है? कुल मिलाकर दोनों ही कोटा के नहीं है। कोटा में क्रांति करने वाले दोनों आदमी कोटा के। कौन कौन क्रांति कर रहे हैं?
वकील कौन होता है? होता कौन है वकील? राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में जो काम करता है उसको क्या बोलते? और सेनापति क्या बोलते? रिसाला को मतलब क्या होता है? सेना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सेनापति को। रिसालदार कौन है? कहां का है? वकील कौन है? कहां का है? किसको हटाया गया था? वकील जज। तो दोनों नाराज चल रहे हैं थोड़े। यहां पे राजा हुआ करते राम सिंह सेकंड। राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड राजा थे। जो पॉलिटिकल एजेंट था यहां का उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था? क्रांति कितनी तारीख को हुई यहां पे? 14 अक्टूबर को बर्टन राम सिंह के पास गया और बर्टन ने जाकर राम सिंह कहा कि राम सिंह जी, मेरे को दो आदमियों पे डाउट है। एक तो वकील जयदयाल पे, एक रिसालदार मेरा, और ये दोनों क्रांति करेंगे। आप तो एक काम करो, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दो। राम सिंह ने कहा सर प्रूफ है क्या आपके पास कोई? अरे का प्रूफ तो नहीं है, पर सुनिए यार, बात पूरी सुनिए। सर यार बिना प्रूफ तो कैसे डालें? एक दो दिन में थोड़े प्रूफ जुगाड़ते हैं, प्रूफ जुगाड़ने के बाद इनको जेल में डाल देंगे। ये जब इनके बीच बात चल रही थी तब एक बंदा अंदर चाय लेके आया था, नंद किशोर। कौन आया था? नंद किशोर ने बात सुनी और जाके जयदयाल मेहराब खान का कि जयदयाल मेहराब खान, राजा और पॉलिटिकल एजेंट बात कर रहे थे कि तुम दोनों को क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। और जयदयाल मेहराब खान को लगा कि ये अपने को गिरफ्तार करें उससे पहले अपने कांड कर ही दें। अगले दिन सबसे पहले तो सेना का सेनापति कौन है? मेहराब खान। और पूरी सेना ने राजा का महल घेरा और राजा का महल घेर के कहा कि राजा महल से बाहर नहीं जा सकता, राजा नजरबंद है। राजा क्या? फिर गए वो बर्टन के घर पे, कहा बर्टन अब आजा, बाहर आजा तुम। और फायरिंग करनी शुरू की। उस फायरिंग में बर्टन मरा, बर्टन के दो बेटे मरे। एक बेटे का नाम था फ्रैंक और एक बेटे का नाम था आर्थर। कौन कौन दो बेटे थे? बर्टन के घर पे दो डॉक्टर साहब आए हुए थे। एक डॉक्टर साहब का नाम था सेडलर और एक डॉक्टर साहब का नाम हुआ करता सेविल क्वांटम। क्या क्या नाम था? नाम बोलो देखे दोनों के। सेडलर और सेविल। खुद पॉलिटिकल एजेंट मारा गया। क्या नाम पॉलिटिकल एजेंट का? उसके दो नाने नाने टाबर मारे गए, दो डॉक्टर साहब मारे गए, सेडलर और सेविल क्वांटम। राजा को क्या कर दिया गया? अच्छा तो राजा इधर नजरबंदी चल रही, उधर वो फायरिंग चल रही। तो राजा ने अपना एक आदमी भेजा कि यार जा उनको जाकर यार फायरिंग क्यों कर रहे हो, मार क्यों रहे हो? राजा ने जो एक आदमी भेजा उसका नाम था देवीलाल। क्या नाम था? ये भी काम आ गया। तो इन 6 को मार दिया था वहां पे। पॉलिटिकल एजेंट को मारा था किसको? दो उसके बेटे, दो डॉक्टर साहब, एक राजा का बंदा। राजा कौन थे? इनको क्या कर दिया गया? देखो, विद्रोहियों ने राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। रिबेल्स हाउस अरेस्टेड किंग राम सिंह सेकंड। विद्रोहियों ने राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। रिबेल्स हाउस अरेस्टेड किंग राम सिंह सेकंड। लाइन चेंज करके लिखो। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। जैसे कौन कौन मार दिए गए, बाकी के नाम लिखो। फ्रैंक और आर्थर दोनों आगे लिख लो, बर्टन के पुत्र फ्रैंक और आर्थर। अंग्रेजों के टाबर कितने क्यूट क्यूट से होते हैं, डाकियों से कैसे मरे होंगे? नहीं होते हैं अंग्रेजों के गाल खींचने का जीव करे वैसे होते हैं अंग्रेजों के टाबर। अपने वाले होते हैं काले पीले बुरे ऐसे, अंग्रेजों वाले टाबर फूट रहे होते हैं। तो लिख लो फ्रैंक और आर्थर क्या है? बटन के पुत्र। नीचे लिख लो सेडलर और सेविल क्वांटम। आगे लो डॉक्टर, डॉक्टर साहब का इलाज हो गया इधर। कौन कौन दो डॉक्टर मारे गए बताओ देखे? सेडलर और सेविल। लिख लो देवीलाल। आगे लिख लो राजा का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, समझाने आया था कि लड़ाई मत करो। हाँ, देवीलाल को लेने के देने पड़ गए। कौन कौन मारे गए बताओ देखिए? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो बेटे कौन कौन? दो डॉक्टर कौन कौन? राजा का प्रतिनिधि कौन? कल पढ़ेंगे बाकी।